हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एथिक्स CS4 क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। अपने इस पार्ट 6 में आज हम देखेंगे कि उपयोगितावाद का सामान्य सा मतलब क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है, JS मिल के उपयोगितावाद का क्या सिद्धांत है और इन दोनों के सिद्धांतों में क्या कमियां हैं और क्या फायदे हैं। अर्थात UPSC की दृष्टि से ये उपयोगितावाद का सिद्धांत कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, इन सभी को हम वर्तमान उदाहरणों के साथ में काफ़ी गहन तरीके से विश्लेषित करेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद, ये पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे, इसके बाद आपको उपयोगितावाद से संबंधित कोई भी संदेह या कोई भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एथिक्स CS4 की क्लासेस का पार्ट 6 है। अपने इस पार्ट 6 में आज हम देखेंगे कि उपयोगितावाद का सामान्य आशय क्या है, उपयोगितावाद के प्रकार क्या हैं, बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है और इसका मूल्यांकन क्या है। साथ ही ये भी देखेंगे कि JS मिल के उपयोगितावाद का क्या सिद्धांत है और इनका भी क्या मूल्यांकन है। जब इतना सब कुछ हम कवर कर लेंगे तो आपका ये उपयोगितावाद का जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा। अब आप में से कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर, उपयोगितावाद के टॉपिक को लेकर आप इतने गंभीर क्यों हैं। तो वास्तव में उपयोगितावाद का जो ये टॉपिक है, न केवल आपके एथिक्स से ये रिलेट करता है, बल्कि मॉडर्न इंडिया के काफ़ी बड़े सेगमेंट को भी कवर करता है। आप में से जो भी बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल जिनकी क्लासेस होगी, तो उन्होंने हमेशा पढ़ा होगा विलियम बेंटिक के बारे में कि वो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था जो उपयोगितावादी विचारों से पोषित था। या आप में से अधिकांश बच्चों ने पढ़ा होगा कि 1812 के बाद से, या कहें कि 1830 के आसपास भारत में उपयोगितावाद के विचार को लागू किया गया। उसके अंतर्गत चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे डाक का विकास हो, या फिर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो मॉडर्न रिलीजन है उसमें रिफॉर्म करने की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि UPSC ने न केवल एथिक्स में, न केवल ऐसे में, बल्कि इंटरव्यू के साथ साथ आपके हिस्ट्री ऑप्शन में अगर हम टोटल ये मिला दें पिछले 10 वर्षों में, तो कम से कम इसमें 30 प्रश्नों को उसने पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की अपने आप में कितनी ज़्यादा महत्ता है। और इसकी महत्ता तब और बढ़ जाएगी कि जब ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जो अपने दैनिक जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, आप जो अपने दैनिक जीवन में इस दुविधा में रहते हैं कि हम इस एक व्यक्ति की मदद क्यों नहीं कर पाए, जबकि हमें 100 लोगों की मदद और करनी है। कभी कभी होता है, मन में एक आत्मग्लानि आती है कि हमने इस व्यक्ति की मदद क्यों नहीं की, जबकि हम इस व्यक्ति की मदद कर पा रहे, या हमने उस वक्त उसकी मदद क्यों नहीं की और आज हम इसकी मदद क्यों करने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों या ऐसे द्वंद्वात्मक स्थिति से निकलने के लिए ये उपयोगितावाद काफ़ी प्रासंगिक है। उम्मीद है आप इतनी बातें हमारी समझ गए कि वास्तव में उपयोगितावाद की क्या महत्ता है। और UPSC में इसकी महत्ता इसलिए भी है क्योंकि आप एक IAS एस्पायरेंट होते हैं, आप देश के एक तरीके से उम्दा अधिकारी होते हैं और आपके कंधों पर उस पूरे के पूरे ज़िले का दारोमदार होता है। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सरकार की किसी भी स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए बताएंगे और उस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कवर कराएंगे। यानी कि वो स्कीम आप केवल एक व्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करके नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए आप हर एक व्यक्ति को चुनेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके अपनों को कम फायदा हो या आपके अपनों को फायदा हो या ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके गांव वाले, इन सबको फायदा हो। समझ गए? यानी कि ये व्यक्तिगत अभिलाषा की उम्मीदों से परे जाकर सामुदायिक अभिलाषा की प्रेरणा पर आधारित होती है।
इसी को उपयोगितावाद कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म अभी हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब आप सामान्य तौर पर इन टॉपिक्स को बुक में पढ़ते हैं या कोई व्यक्ति आपको पढ़ाता है तो आपको कैसे पढ़ा देगा, बेंथम का उपयोगितावाद, जेएस मिल का उपयोगितावाद। बेंथम के शब्दों में सुखवाद क्या है, जेएस मिल के शब्दों में सुखवाद क्या है, बेंथम का जो सुख का कैलकुलस सिद्धांत है वो क्या है। ऐसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए कि बेंथम का सुख का कलन का सिद्धांत क्या, यानी कि जो सुखवाद है बेंथम का कैलकुलस है वो क्या है, ऐसे नहीं पूछता है। पहले पूछता था, बट हम पढ़ेंगे उसको भी। लेकिन आजकल जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है वो मोटे तौर पर केवल और केवल अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड का मतलब आपसे ये पूछेगा केस स्टडी में लेकर कि एक स्कीम गवर्नमेंट की आपको चलानी है और आपको पता है कि 10 लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि उसमें 90 लोगों को फ़ायदा हो रहा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपकी स्थिति क्या होगी। या कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, जैसे आप लोग इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपको किसी नायिका से प्यार हो गया या आपको किसी नायक से प्यार हो गया, तो आप उस नायिका के लिए क्या अपने परिवार या इष्ट जनों को छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो क्यों नहीं छोड़ेंगे। अब जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो सामान्य जो अभ्यर्थी होते हैं तो वो ऐसे प्रश्नों से बचने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी सर इसका आंसर नहीं पता। और जो ही आपने सॉरी कहा तो एग्जामिनर को देखो रियलिटी पता है, आप एग्जामिनर के सामने एक बच्चे होते हो। जैसे आप हमारे सामने कितनी भी बातें घुमा कर लो, हम समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हो। आपने कहा कि सर आज आंसर राइटिंग नहीं किया, मन नहीं कर रहा था, तो हमें पता चल जाता है क्योंकि आपके अंदर अब आलस आ गया है या आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसी तरीके से जब आप एग्जामिनर से कहेंगे कि सर हम इस नायिका से हमें कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें अपने परिवार से कोई मतलब है और ऐसी स्थिति सर हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। एग्जामिनर कहेगा ठीक है, आपके हम 10 नंबर माइनस कर दे रहे हैं। तो आप जब ये आज का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, अभी हम इसका उत्तर नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और हम ये भी नहीं आप चाहते हैं कि आप लोग जिन नायक और नायिकाओं से जुड़े हुए हैं आज ही उनको ब्रेकअप बोल दें, क्योंकि हो सकता है कि आपने जहां उनसे ब्रेकअप किया नहीं कि वो आके सीधे हमारे संस्थान के बाहर धरना देने लगेंगे कि बताइए मास्टर, आपने उपयोगितावाद का पाठ पढ़ा के आपने उस पर्सन में या उस नायक में या उस नायिका में उपयोगितावाद को जागृत करके हमारे इतने वर्षों के प्रेम को बिल्कुल छिन्न विछिन्न कर दिया। तो ऐसा हम नहीं करना चाहते और ना ही हमारा उद्देश्य है। आपकी अपनी लाइफ है, बस हम आपको सिद्धांत पढ़ा देंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी स्टोरी आप समझ गए। तो जब हम ये पढ़ लेंगे तब आपके क्वेश्चन एक एक सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें और बता दूँ। इस टॉपिक को पढ़ते वक्त जो आपको सावधानियाँ रखनी है, होता है ना कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके प्रॉस और कॉन्स भी पता होने चाहिए कि हाँ इसके ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान है। ठीक है, तो क्या सावधानियाँ बरतनी है। पहला, आपको इसमें सब कुछ नहीं याद करना है। सब कुछ का मतलब आपको ये नहीं याद करना है कि इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं। आपको ये नहीं याद करना है कि उपयोगितावाद में जो सुखवादी उपयोगितावादी हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, जो आदर्श मूलक हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, जो कर्म संबंधी हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं। ये कुछ नहीं आपको याद करना है। आपको इसकी पृष्ठभूमि भी नहीं याद करनी है। आपको क्या याद करना है कि सिर्फ मतलब ये कि उपयोगितावाद का बड़े लेवल पर क्या मतलब है। तो बस उसका एक ही सेंटेंस है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात। ठीक है, फिर जब आप बेंथम को पढ़ेंगे, आप जब जेएस मिल को पढ़ेंगे, तो इनमें आने वाले हर एक स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही, उन स्टेटमेंट को आपको काफ़ी अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं स्टेटमेंट पे कई बार आपसे ए से पूछा जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली एथिक्स में पूछ लिया जाता है और कई बार आपसे इंटरव्यू के पैनल में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस
प्रश्न से या इस संदर्भ से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे आप दुविधाग्रस्त हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, बताइए, हमको तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हम जब कई पुस्तकें देखते हैं तो वहाँ पे ऐसी लाइन जब मिल जाती हैं तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनका सामान्य मतलब क्या है। और कुछ जो बाबा टाइप के जो बच्चे होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए हमेशा आपके मोहल्ले में, गली में, आपके फ्लोर के नीचे, आपके फ्लोर के ऊपर पढ़ते रहते हैं ना कि क्या पढ़ा एथिक्स में, बताओ जरा। अच्छा, आपने कह दिया कि बेंथम को हमने पढ़ा, तुरंत दो स्टेटमेंट दे देंगे कि बेंथम ने ये कहा था, तो आप बताओ इसका क्या मतलब है। आप बताओ कि मिल ने ये कहा था, इसका क्या मतलब है। तो आप कह देते हैं सॉरी भैया हमें नहीं पता है। तो वो कहेंगे बताओ ऐसे पढ़ते हो, आपका मास्टर ऐसा पागल है, आपको कुछ नहीं पढ़ा पा रहा है, आप उसको छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होगा। हम आज आपको जितना पढ़ा देंगे उसके बाद जितने बाबा, जितने धर्मगुरु, जितने यूपीएससी के है ना बड़े बड़े मठाधीश, उन सब की विद्वत्ता वहाँ से बहुत पहले सीमित हो जाएगी। मतलब वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में वहाँ तक नहीं पढ़ा है जहाँ तक हम आपको आज पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी कि सर आप जो पढ़ाओगे, मतलब जोश जोश में आप इतना ज़्यादा आगे तक हमको पढ़ा दोगे, क्या ये उपयोगी है कि आप बस केवल और केवल उन मठाधीशों को चुनौती देने के लिए पढ़ा रहे हो? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा उद्देश्य किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम अपनी राह चलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको वो पूरा टॉपिक होलिस्टिक रूप से कवर करा दें, और जब आप वो कवर कर लेंगे तो आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे, इसलिए हम अनंत तक जाएंगे और वहाँ तक जाकर गोता लगा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ के लास्ट एक सावधानी ये कि जब आप हमसे टॉपिक पढ़ रहे हों, मान लीजिए हमने आपको बेंथम पढ़ाया, बेंथम ने कुछ कहा होगा, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हो सकता है उस समय आपके मन में आए कि मास्टर ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये चीज़ हमेशा सुख होगी या किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा ये चीज़ दुख की होगी। तो वहाँ बिल्कुल भी हतोत्साहित मत होना और वहाँ बिल्कुल भी उग्र रूप मत अपनाना। क्यों? क्योंकि हमने बेंथम के द्वारा कही गई बात को उदाहरण के तहत समझाया है। अभी हमने बेंथम की उस बात का मूल्यांकन नहीं किया है। तो जब तक हम पूरा बेंथम का मूल्यांकन न कर लें तब तक आप कोई कमेंट मत करना। और मेरा कहने का एक ही माध्यम है कि आप जब ये क्लास देख रहे हो तो आप जो भी डाउट हो वो लिख लिया करें एक कॉपी में कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। और जब पूरी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप उन सारे कमेंट को कमेंट बॉक्स में करना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके मन में एक भी कमेंट शेष ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक लाइन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके होंगे। ठीक है ना, इतनी बातें आप समझ गए? तो इतनी बातें समझ के तो अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले दो तीन चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम बार बार इस स्लाइड को या कहें लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाने से क्या होता ना, वो तारतम्य नहीं आ पाता और आपके अंदर वो कहानी नहीं आ पाती। PDF हमने ऑलरेडी आपको भेज ही दी है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से जुड़कर टेलीग्राम से इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लेट देख रहे हो तो भी आप वहां मैसेज कर दें कि हमें पार्ट 6 का PDF चाहिए, या इससे पहले की जितनी की PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज करें, हम तुरंत आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। चाहे आप 1 महीने बाद वीडियो देख रहे हो, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल भर बाद, जब भी आप देख रहे हो तो आप हमसे PDF वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो अभी देख लीजिए। बस पहली चीज़ ये कि व्हाट इज़ यूटिलिटरिज्म। हमने कोविड-19 के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इन देवी जी का पिक्चर्स यहाँ पे लिया है। देवी जी आपको देख रही हैं, ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये देवता महोदय हैं जेरमी बेंथम। ये कब जन्म लिए, कब इनका देहांत हो गया, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस देख लीजिए कि हाँ ये इस समय बड़े बिजी हैं, जो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं।
ठीक है। ये हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको जेएस मिल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आप समझ रहे होगे ये बाद में आए थे, वो पहले आए थे, ठीक है। ये भी इतने नाराज हैं कि ये भी आपकी तरफ नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप लोग हमको पढ़ के बाद में रिजेक्ट करोगे, इसलिए लोग नाराज हो गए हैं, ठीक है। तो इनकी नाराजगी में आप लोग नाराज मत होना। अब ये कुछ यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स का मतलब क्या है ये हम आपको जब पढ़ा रहे होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे मोटे तौर पर हमने आपको बस बता दिया है, लेकिन जब ये पिक्चर्स आपको हम पढ़ा देंगे ना, तब ये पिक्चर्स फिर से वहाँ दिखाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो। बाकी हमने पूरी PDF में हर एक चीज़ बता दी है। फिर हमने यहाँ पे बेंथम महोदय ने क्या कह रहे हैं ये सारे आइडिया यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्लियर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली पिक्चर्स, वही जो पिक्चर्स वहाँ पे हमने आपको दिखाई, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनिमेशन। अब आप ये मत कहना कि सर ये बेचारे लोगों को आपने क्यों बांध दिया, है ना। तो मैंने इनको नहीं बांधा है, ये सब के सब अपने मन से यहाँ पे बंधे पड़े हुए हैं, ठीक है, और रो रहे हैं। तो कोशिश की जाएगी कि लास्ट में इनको हम बचा सकते हैं तो बचा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें PDF में हमने भेज दी है, वहाँ आप देखिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो अपनी क्लास शुरू करें इससे पहले मोटे तौर पर हम अपने आप को बैकग्राउंड में ले जाकर काफ़ी क्विक फास्ट मोड में आपका रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से और काफ़ी सहजतापूर्वक आपको लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने सामान्य तौर पर ये पढ़ लिया कि एथिक्स क्या होती है, ठीक है। हमने ये देखा था कि एथिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। एथिक्स के जो 4 टाइप्स थे उनमें जो पहला टाइप्स था उसको छोड़ के, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को छोड़कर, यानी कि वर्णनात्मक एथिक्स को छोड़कर हमने दूसरे को पढ़ा था, कौन सा, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कई टाइप हमने पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने, इसमें पढ़ा था एजेंट थ्योरी और एक्शन थ्योरी। एजेंट थ्योरी के अंतर्गत आपने पढ़ा था क्या, अरिस्टोटल को, या कहें प्लेटो को, या कहें सुकरात को, या कहें कन्फ्यूशियस को। हालांकि हमने कन्फ्यूशियस और सुकरात और प्लेटो को डिटेल में नहीं पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अरिस्टोटल ही हैं, ठीक है। तो अरस्तु को हमने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। अरस्तु का सद्गुण का सिद्धांत यानी कि वर्च्यू ऑफ एथिक्स को भी कवर करा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कवर हो गया था। जब हमने सेकेंड एक्शन थ्योरी की बात की थी तो इसमें 2 टाइप आए थे। इसमें पहला टाइप आया था हमारा डियंटोलॉजी, दूसरा टाइप आया था टीलियोलॉजी, क्लियर। डियंटोलॉजी के अंतर्गत हमने 3 लोगों को पढ़ा था, कांट की नीति मीमांसा को, गीता के निष्काम कर्म को, और अंतःप्रज्ञावाद और अंतरात्मा को। इन सभी टॉपिक को हमने अपने अलग अलग पार्ट्स में कवर कर लिया है, अर्थात हमारे डेंटोलॉजी भी कवर हो गया था। आज जो हम कवर करेंगे वो टीलियोलॉजी, और टीलियोलॉजी भी कैसे कवर करेंगे आपको अच्छे से पता है। हमने आपको बताया था कि टीलियोलॉजी के अंतर्गत हमको मोटे तौर पर 8 पार्ट को पढ़ना है, ठीक है। 8 पार्ट में जो पहला इंपॉर्टेंट है वो है उपयोगितावाद, ये यूटिलिटेरियन, जिसमें हम बेंथम को और मिल को पढ़ेंगे, यानी कि आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इसमें समझौतावादी। समझौतावादी में 3 लोग हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं और रूसो हैं। तो जिसमें हम कल हॉब्स को और लॉक को पढ़ लेंगे, रूसो को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर समय मिलेगा तो कल ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट आता है समकालीन समझौतावादी, ठीक है। इसमें जॉन रॉल्स की थ्योरी आती है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे आता है नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म, उसे अगले पार्ट में कवर करेंगे। फिर यहाँ पे स्वार्थवाद, विकासवाद, ठीक है, और यहाँ पे सुखवाद, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्लियर। तो इतनी बातें आप समझ गए कि हमें कैसे यहाँ पे सीक्वेंस में चलना है। बट आज हमारा जो है वो है उपयोगितावाद का। तो हम अब बिना समय को अब गंवाएं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमें बेसिक में इसमें काफ़ी ज़्यादा पृष्ठभूमि लेनी पड़ी। लेकिन ये है कि अब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम ट्रेन के ऊपर अपने आज के उपयोगितावाद के टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर जब बात आती है उपयोगितावाद की, ठीक है, उपयोगितावाद की जब बात आती है तो लोगों के मन में या कहें दार्शनिकों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिरकार इस विचारधारा का प्रतिपादन कब हुआ। तो माना यह जाता है कि अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा, यानी कि जो सुखवाद है, जो स्वार्थवाद है, जो विकासवाद है, इन विचारधाराओं की अपेक्षा यह समझौतावाद है,
इन विचारधाराओं की अपेक्षा ये जो उपयोगितावादी सिद्धांत है ये मॉडर्न है, यानी कि ये आधुनिक है। आधुनिक का मतलब इसका विकास अभी 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। ये कुछ भी याद नहीं रखना है, बस कहानी के रूप में हम आपको समझा रहे हैं, सुनना है, ठीक है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। अगर 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख जो विचारक थे वो सेफ्ट्सबरी और बटलर थे, और अगर 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसमें बेंथम और मिल और सिजविक थे। क्लियर, ये 3 थे और ये 2 थे यहाँ पे बटलर। हमें सेफ्ट्सिड और बटलर को नहीं पढ़ना है, हमें सिजविक को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सिजविक को हम पढ़ेंगे सुखवाद में। नाम हम कुछ नहीं याद रखना है, परेशान मत होइए, ठीक है। हम आज यहाँ पे बेंथम और जेएस मिल को पढ़ेंगे। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जितने भी विचारक हैं, क्या इन सब के मन में उपयोगितावाद को लेकर क्या विचारों में अस्पष्टता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो क्या, ये सब ये कहते हैं कि कर्म वही शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में ना होकर पूरी कम्युनिटी के हित में हो, या कहें कि पूरे के पूरे समाज का उसमें हित निहित हो। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जो ये शुभ कार्य की इन्होंने बात की है, जो इन्होंने शुभ की परिभाषा दी है वो क्या है? तो इनका मानना है कि जो शुभ होता है, शुभ लाभ आप लोग पढ़ते होंगे ना, लक्ष्मी जी को लेकर शुभ लाभ, या शुभ को एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छा, ठीक है। यहाँ पे शुभ वर्ड का इसलिए उपयोग किया गया क्योंकि शुभ एक बहुत ही अच्छा शब्द है, ठीक है। अब अच्छे को अच्छा लिखते तो अजीब लगता ना, इसलिए शुभ लिख दिया है और शुभ का मतलब ही अच्छा है, ठीक। कहा नहीं जाता शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त देखकर कन्या का विवाह कर दो, ठीक है। तो वैसा ही तो शुभ की परिभाषा इन्होंने अलग तरीके से दी। इन्होंने क्या कहा है कि किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता ये बताती है कि वास्तव में शुभ क्या है, यानी कि जो चीज़ समाज के लिए उपयोगी है वही वास्तव में शुभ है। जो चीज़ समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसे हम शुभ नहीं मान सकते। यानी कि एक बात बताइए, अगर समाज के लिए चोरी करना पाप है और कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो ये क्या होगी? अशुभ है। हम कहेंगे कि उस समाज में ये एक अशुभ या कहें बुरी घटना है। सिंपल सी बात, अगर किसी समाज में बाल विवाह की अनुमति अशुभ है और वहाँ पर बाल विवाह हो रहा है या बाल विवाह नहीं हो रहा है तो हम मान लेंगे कि वो समाज काफ़ी शुभ है। कैसे? अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है कि बाल विवाह की अगर अनुमति वहाँ अशुभ है और वहाँ बाल विवाह नहीं हो रहा है, यानी कि कोई अनुमति ही नहीं दे रहा बाल विवाह की, तो हम ये कहेंगे ना कि वो समाज हमारा शुभ है। या आप इसको एक उल्टे तरीके से समझने का प्रयास करिए। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए हम ऐसा भी आपको बताते हैं। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि किसी भी समाज में अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह कर देता है तो उसे अशुभ माना जाता है, ठीक है। यानी कि अगर बाल विवाह अगर कोई नहीं करेगा तो उस समाज को हम कहेंगे शुभ है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि जो चीज़ समाज को सुख प्रदान करे उसे हम कहते हैं कि ये सुख है या कहें ये शुभ है, ठीक है। अब जब ऐसी बात आती है ना कि इन्होंने जो शुभ है उसको समाज के सुख से जोड़ दिया, तो कई सारे जो विचारक हैं वो ये कह देते हैं कि जितने भी उपयोगितावाद के विचारक हैं ना, ये सब के सब सुखवादी विचारक हैं। सुखवादी विचारक का मतलब होता है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या होता है ये हम आपको 5वें से 6ठे पार्ट में पढ़ाएंगे। हमने अभी आपको 8 इसके टाइप्स बताए ना टेलियोलॉजी के, तो उन्हीं 8 में से जब हम पढ़ेंगे 5वें से 6ठा जो वो होगा उसमें हम सुखवाद को पढ़ेंगे और उसमें हम सिजविक को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि सुख का मतलब क्या होता है। जैसे आपने चारवाहक को पढ़ा होगा, सुख का मतलब उनकी नज़र में है कि उधार लेकर घी पियो। तो हम इनको भी देखेंगे कि आखिरकार इनकी नज़र में सुखवाद क्या होता है। इतनी बातें आप समझ गए। तो अभी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग में आप लाना भी नहीं। आपको बस ये पता है कि अच्छा सुख का मतलब ये होता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो उपयोगितावाद के जो विचारक हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि
अधिकतम लोगों का अगर हम अधिकतम सुख पहुंचाएं, ध्यान देना, अधिकतम लोगों को अगर हम अधिकतम सुख पहुंचाएं तो वो समाज वास्तव में सुखी होगा, वो समाज वास्तव में शुभ होगा। समझ रहे? यहाँ ध्यान देना, अधिकतम लोगों के लिए अगर हम अधिकतम सुख की बात करें तो वो समाज शुभ होगा और वो समाज में सुख होगा। शुभ और सुख में अंतर है, ये ध्यान रखना। उसमें भा आती है, इसमें ख आती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, इतनी ही बातें आपको यहाँ समझनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको क्या बताया कि ये किसका पार्ट है? टीलियोलॉजी का पार्ट है। क्लियर? टीलियोलॉजी को जब आप पढ़ते हैं या टीलियोलॉजिकल जो फिलोसफर्स हैं आप पढ़ते हैं तो इनका मतलब क्या है? प्रयोजनवाद। आप ये नाम पढ़ते हैं, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है कि परिणाम सापेक्ष। ये भी आपने पढ़ा था। इसी का मतलब हिंदी ट्रांसलेट है। परिणाम सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि ये लोग परिणाम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कर्म पर ध्यान नहीं देते। मतलब इनकी नज़र में कर्म अच्छा हो या बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उसका जो परिणाम आए वो अच्छा होना चाहिए, वो समाज के हित में होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात, छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा नोटबंदी हुई थी। ठीक है, नोटबंदी भारत में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को 8 बजे बताया कि मित्रों ये जितना भी आपका पैसा है ये पूरी तरीके से, देखिए हालांकि मैं नकल नहीं कर सकता हूँ, देश के सम्मानीय व्यक्ति हैं और उनकी नकल करना भी एक तरीके से अपने आप को अपमानित करवाने जैसा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ऐसी नकल करना, मिमिक्री करना शोभा नहीं देता। ठीक है, इतने उच्च पद पे होके और हम ही अपने देश के प्रधानमंत्री की मिमिक्री करेंगे तो बाकी देश वाले क्या हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या हंसेंगे। ठीक है, तो नोटबंदी के लिए उन्होंने क्या कहा कि आज से ये सभी नोट बंद हो रहे, और इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया कि भ्रष्टाचार इससे समाप्त होगा, काला धन इससे समाप्त होगा। आप इतनी बातें समझ गए। अब ये बात अलग है, ये बात अलग है कि परिणाम जो आया उसमें भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन इन्होंने उस समय क्या सोचा था कि परिणाम जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन जब परिणाम के अच्छेपन की ये वकालत कर रहे थे तो उस समय लोग लाइन में लगकर अपना घर बार, अपना बिजनेस सब छोड़ चुके थे। कई तो रोड पर आ गए थे, कईयों का तो घर तबाह हो गया और कई व्यक्ति तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से अभी तक भी उबर नहीं पाए। यानी कि इसमें ये नहीं था कि इंटेंशन जो है, जो प्रोसेस है, जो आप प्रक्रिया अपना रहे हो वो कितनी उचित थी, कितनी अनुचित थी। आपने केवल परिणाम पर फोकस किया कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आपने कहा कि जीएसटी आएगा, जीएसटी से क्या प्रॉस क्या कॉन्स होंगे ये नहीं पता, लेकिन जीएसटी आ गया। परिणाम पे आपने फोकस किया, आपने उसकी कार्य प्रणाली पे फोकस नहीं किया कि ये चीज़ लोगों पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। आपने लॉकडाउन तो लगाया ये सोचकर कि परिणाम ये आएगा कि कोरोना वायरस रुक जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस लॉकडाउन के लगने से कितने लोगों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ा, कितने गलत तरीकों से लोगों को ट्रीट किया गया, लोगों पर केमिकल के फव्वारे छोड़े गए, है ना। तो ये दिखाता है उपयोगितावाद। अब आप समझ रहे हो ना कि उपयोगितावाद क्या कहना चाहता है कि परिणाम अच्छा आए, कर्म आप कैसे भी करो। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुकेश अंबानी साहब ने नीति से पैसा कमाया या अनीति से पैसा कमाया। इस बात से फर्क पड़ता है कि आज मुकेश अंबानी क्या हैं। समझ गए? यानी कि ये नैतिकता और अनैतिकता को परे कर देता है और केवल परिणाम पर फोकस करता है। ये नहीं सोचता है कि किसी भी समाज के लिए जो शुभ है या जो अशुभ है वो उस समय की परिस्थिति के अनुरूप है या फिर हम परिणाम को उसको देखें। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक नवयुवक या एक नवयुवती आपस में प्यार करते हैं तो वो क्या सोचते हैं? परिणाम ही तो सोचते हैं अच्छे दिन वाले,
कि ये परिणाम होगा, हम लोग ऐसे रहेंगे, चांद पे चले जाएंगे, हम जेफ बेजोस की तरह एक बार घूम कर वापस भी आ जाएंगे, हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाएंगे। बड़े ऐसे गाने भी बने हैं कि चांद के उस पार चलो, बहुत सारे गाने बने। परिणाम उन्मुखी हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि इनके घर वाले राजी होंगे कि नहीं होंगे, इनको ये नहीं पता कि इनके परिवारजन इष्टजन राजी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन परिणाम पर इन्होंने फोकस किया कि परिणाम अच्छा आएगा, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे कई बार आप देखते होंगे स्कूल कॉलेज की लाइफ में आप लोगों ने बहुत किया होगा, आप लोग नकल खूब करते होंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग करते होंगे, सिंपल सी बात, आप लोगों मतलब अपने दिल पे मत ले लिया करो तुरंत कि मास्टर ऐसा कैसे बोल सकते हो, इतनी मेहनत की थी, रात दिन जग जग के मेहनत करते थे, रोज़ माँ की बेलन से मार खाए हैं और आप कह रहे हो कि नकल करते थे। मास्टर ऐसे मत बोला करो, बुरा लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, बुरा लगेगा ही, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा ना कह रहे। मान लीजिए जो बच्चे नकल करते हैं, ठीक, अब नकल करके कुछ बच्चे टॉप मार गए, तो लोग ये नकल का प्रोसेस नहीं देखते, टॉप का देखते हैं। अरे इसने तो टॉप मार दिया, यानी कि परिणाम उन्मुखी है। जैसे आज आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, ना तो आपके अपने, ना तो आपके रिश्तेदार, ना तो आपके मोहल्ले वाले, ना आपके दोस्त, ना आपके इष्टजन, कोई नहीं इज्जत कर रहा। कोई कोचिंग संस्थान वाला आपको भाव तक नहीं देता है। परिणाम आ जाए फिर देखना, आपके पीछे पीछे चक्कर लगाएंगे सब कि देखा मैंने तो कहा था कि मेरी बेटी है, मैंने तो कहा था कि ये तो करके दिखाएगा। ये चीज़ है, मतलब आज आप कितनी मेहनत से सफल हो रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, इस पे कोई नहीं फोकस कर रहा। यानी कि कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं देखता कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो कि 16 घंटे पढ़ रहे हो, सब ये देखते हैं परिणाम क्या आया, प्रीलिम पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू में नाम आया कि नहीं आया। और जब नहीं आया तो हम ये कह देते हैं कि यार गड़बड़ हो गया। ये जितने भी टाइप के लोग हैं ना, मोदी जी से लगा के और आपके परिवारजन, इष्टजन, रिश्तेदार, इस सब के सब क्या है, टेलियोलॉजी वाले, है ना। इसीलिए इनसे बचकर रहना चाहिए, इसीलिए गीता को पढ़ना चाहिए, इसीलिए कांट को पढ़ना चाहिए, इसीलिए अरस्तु को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको बताते हैं कि परिणाम कुछ भी आए, हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बस अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। नहीं कहा जाता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि फल पे पहले ध्यान दो, कर्म पे बाद में। ये देखो कि श्री IAS एकेडमी आपको कोर्स करा देगी, हाँ अच्छा करा देगी। श्री IAS एकेडमी क्या आपको पास कराएगी, हाँ करा देगी। अगर श्री IAS एकेडमी ये परिणाम दे पा रही है तो इस इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखो, लेकिन अभी मत देखो। क्यों मत देखो, क्योंकि अभी तो परिणाम एक भी इसने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे लोग ये नहीं सोच पा रहे कि कर्म तो देखो, कर्म को तार्किकता से चुनने की कोशिश करो कि जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट उसका लेवल क्या है। समझ गए इतनी बातें? ऐसे एग्जाम्पल जब आप समझते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा टेलियोलॉजी में उपयोगितावाद का सामान्य सा अर्थ क्या है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें समझ गए, उपयोगितावाद का बेसिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर जान गए कि वास्तव में बेसिक इसकी अवसंरचना क्या है, ये बेसिक इसकी आधारभूत नींव क्या है, तो आप आगे की कहानी समझ जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि जो उपयोगितावाद है, उपयोगितावाद कितने टाइप का है। ठीक है, आपको याद नहीं रखना, मैंने पहले ही बता दिया। तो वास्तव में उपयोगितावाद को 5 टाइप से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें 5 टाइप आते हैं। 5 टाइप में जो पहला उपयोगितावादी है वो है सुखवादी। सुखवादी हमने आपको अभी बताया कि हम इसको आपको पढ़ाएंगे, जब इसका 5वां और 6ठा टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि वास्तव में ये जो हेडोनिस्टिक है, यूटिलिटेरिज्म, ये क्या है। इसके जो विचारक हैं वो सिजविक हैं, इनको हम पढ़ाएंगे। बट अभी आप ये देख लीजिए कि सुखवादी कहना क्या चाहते हैं। इनका केवल एक ही मकसद है कि काम वो करो जो आपको सुख दे। काम का मतलब कृत्य, काम का मतलब वो वाला काम नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में पहले वही आता होगा कि सर कहीं वो काम तो नहीं, कृत्य, कृत्य करो यानी कि कार्य करो। ठीक है, या कर्तव्य करो। तो इनका कहने का मतलब है कि वही कर्तव्य करो जो आपको सुख दे, यानी कि वो कर्तव्य मत करो जो आपको दुख दे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें सिजविक हमने आपके लिए नाम लिया,
बेंथम इसमें आते हैं और इसी में मिल आते हैं। तो आज हम इन्हीं को कवर करेंगे, सिजवीक को छोड़कर इन दो को कवर करेंगे। बाकी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है, बट हम इनके एक एक जो टाइप है उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी सामान्य तौर पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसका जवाब दे दें। नाम से ही समझ में आ रहा कि जो दूसरा हमारा क्या है, आदर्श मूलक, यानी कि आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो आप सुख की अवधारणा बता रहे हो कि सुख केवल यही है कि जो आपको अच्छा लगे वही सुख है, तो केवल यही सुख नहीं है। सुख का मतलब केवल पिज्जा बर्गर स्विगी ये नहीं है। सुख का मतलब 2 पैक लगा के सो जाना नहीं है। सुख के अलावा या कहें कि सुख के अंतर्गत और भी कई सारे कृत्य आते हैं, समझ गए। और इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं अगर किसी को ज्ञान है तो उसको सुख कहेंगे, किसी को सत्य की अनुभूति है तो उसे सुख कहेंगे, कोई सद्गुणी है तो उसे सुख कहेंगे, किसी का चारित्र जो है वो काफ़ी श्रेष्ठ है तो उसे हम सुख कहेंगे। यानी कि ये सब के सब सुख में शुभ माने जाएंगे। यानी कि एक तरीके से अगर हम पूरी बात को इंक्लूड करें तो आपको पता होना चाहिए, हमने शुरू में क्या बताया कि जो चीज़ शुभ है वो सुख का मतलब है, यानी कि शुभ चीज़ हमें सुख देती है। इनका कहने का मतलब है कि शुभ का मतलब केवल सुख नहीं है, शुभ के अंतर्गत सुख के अलावा भी कई चीज़ें हैं। शुभ ज्ञान हो सकता है, शुभ सत्य हो सकता है, शुभ सद्गुण हो सकता है, शुभ चारित्र हो सकता है। आप सोचेंगे सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल बेसिक तौर पर ऐसे समझो, नॉर्मल तरीके से। ये क्या कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे कि भाई साहब आप अगर ये कहते हो कि शुभ केवल सुख है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। शुभ के अंदर हम केवल सुख को ही नहीं मानेंगे, इसमें हम ज्ञान को भी मानेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति में ज्ञान है वो भी एक तरीके का शुभ व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का चारित्र श्रेष्ठ है वो व्यक्ति भी एक शुभ व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में सत्य की अनुभूति है वो व्यक्ति भी सुखवादी है, जिस व्यक्ति में सद्गुण का विचार है वो व्यक्ति भी शुभ है। यानी कि आदर्श वालों का मानना है कि ये सभी चीज़ें शुभ हैं, केवल और केवल आप सुख को ही शुभ का एक साध्य मत माने। ठीक है, इसके जो विचारक आते हैं उसमें हेस्टिंग्स का नाम आता है, वॉरेन हेस्टिंग आप नाम सुनते हो, रेस्टेल का नाम आता है और जी.ई. मूर का नाम आता है। याद कुछ भी नहीं करना, बस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तीसरा जो इसमें टाइप आता है हमारा, वो तीसरे टाइप के कौन है हमारे, कर्म संबंधी उपयोगितावाद। कर्म संबंधी उपयोगितावाद नाम से ही समझ में आ रहा कि जो हम कृत्य करते हैं ये कृत्य बताते हैं कि वो समाज के लिए कितने उपयोगी हैं और कितने अनुपयोगी हैं। इस कर्म संबंधी को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा, एक सीमित कर्म संबंधी और दूसरा व्यापक। व्यापक को ही कहते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबको एक साथ शामिल कर लेना बिना किसी के साथ कोई भी भेदभाव किए। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो सीमित का क्या मतलब है, सीमित का मतलब ये है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी समुदाय विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए जो चीज़ शुभ है उसे ही सुख मानना। समझ रहे, मतलब जैसे एक कम्युनिटी को क्या मतलब पसंद है, मान लीजिए एक कम्युनिटी है, जैसे उनका सिर्फ एक ही मकसद है मोहल्ले वालों को लड़ाना, सिर्फ एक ही मकसद है भारत सरकार की आलोचना करना, सिर्फ एक ही मकसद है धर्म के नाम पर हिंसा कराना, सिर्फ एक ही मकसद है धार्मिक जो वैमनस्य है उसको बढ़ावा देना। तो इनके लिए केवल यही सुख है। जैसे आपके मोहल्ले में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो रात दिन पंचायतें सिर्फ इस बात की करते हैं कि ऊ फलाने के घर में क्या हो गया, या ऊ फलाने के घर में आज ये क्या हो गया, ऊ फलाने की बिटिया कहाँ घूम रही थी, है ना। ये आप लोगों की लैंग्वेज का थोड़ा असर आ रहा है। ठीक है, ये मत मानना कि मैं इसी लैंग्वेज को बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब होता है ना कई बार हमें वहाँ की लैंग्वेज ही बोलनी पड़ती जो आपको टच करती है। हो सकता है आप में से क्या किसी की लैंग्वेज ना हो, पता नहीं मंगल ग्रह से आ गई हो लैंग्वेज। ठीक है ना, जैसे क्लिक की लैंग्वेज को बनाया गया था बाहुबली में, है ना, चप्पा ऐसे करके वो जो बोलता है, तो वही है। तो ये चीज़ है कि उन लोगों को क्या लगता है, उस कम्युनिटी को, कि हमारे लिए केवल यही सुख है। कुछ कम्युनिटी जैसे सिंपल सी बात है, दारू पीने वालों के आप ठेके पे कभी जाइए, है ना,
बिल्कुल भी मत जाइए। मैं बस बताना चाहता हूँ कि दारू पीने वाले जो ठेके में रहते हैं उनकी अपना एक पूरा परिवार है, कम्युनिटी है। हमारा एक अपना अलग परिवार है। हम लोग रात दिन सुबह शाम पढ़ते हैं, हमारे लिए यही सुख है। और भी बच्चे हैं, आप क्लास देख रहे हो, कुछ बच्चे हैं जो सोना बाबू कर रहे हैं, उनके लिए वो सुख है। तो हर एक व्यक्ति का कैटेगरी है ना। प्यार वालों के पास जाके आप ये कहो पढ़ाई कर लो बेटा, पागल हो क्या? प्यार में जो सुख है पढ़ाई में थोड़ा ना है, वो ये कहेंगे। पढ़ाई वालों के पास आ जाओ तो क्या कहेंगे कि पढ़ाई में जो सुख है प्यार में थोड़ा ना है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट एक देते हैं कि प्यार में अगर कोई छोड़ के गया तो बर्बाद हो जाओगे, अगर पढ़ाई में छोड़ के कोई गया तो आबाद हो जाओगे। यानी कि पढ़ाई मतलब अगर पढ़ाई आपको एक तरीके से ब्रेकअप कर ली तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बना जरूर देगी, ऐसे ही आपको खाली नहीं बैठने देगी। लेकिन प्यार में आप सुसाइड ही करते हो, सुशांत सिंह राजपूत की तरह, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये कहते हैं सीमित कर्म वाले। व्यापक वालों का क्या मतलब है कि जो ये सुख की बात करेंगे या जो ये शुभ की बात करेंगे वो पूरी कम्युनिटी के लिए है। पूरी कम्युनिटी का मतलब जैसे इंडिया, आज इंडिया के लिए आप ये अगर नारा लगाना चाहते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो गलत है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी के लिए शुभ नहीं है। हाँ, आप अगर ये बोलते हो कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, ये इंडिया के लिए सुखी है, यानी कि ये सुख देता है। जब राष्ट्रगान होता है, जब देश का प्राइम मिनिस्टर लाल किले की प्राचीर पे तिरंगा को फहराता है और बड़े गर्व से देश को संबोधित करता है, तब सुख मिलता है ना। जब सेना का एक जवान सेना में किसी दुश्मन को मारकर आता है, तब एक सुख मिलता है। राष्ट्र उस पर गौरव की फीलिंग लाता है ना। कोई अशोक चक्र से सम्मानित होता है तो कोई अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होता है, कोई खेल में अपने आप को बेहतरीन बनाता है, तो ये सुख होता है। इंडिया के लिए खेलते हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, मूवी तो देखी होगी, लेकिन वहाँ का एक सीन आपने नहीं देखा होगा, देखना फिर से कभी समय मिले तो। जब शाहरुख खान साहब को कोच नियुक्त किया जाता है तो वो जब बुलाते हैं सभी बच्चों को, सभी अलग अलग बच्चे, कोई मिज़ोरम से तो कोई नागालैंड से, कोई त्रिपुरा से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, अलग अलग जगह से थे। तो जब उनका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था तो पूछा आपका नाम, तो उन्होंने अपना नाम बताया। फिर पूछा पूरा नाम, तो नाम बताया और साथ में अपना एड्रेस पूरा कि मैं त्रिपुरा की हूँ, मैं मिज़ोरम की हूँ, मैं हरियाणा की हूँ, मैं पंजाब की हूँ, सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। केवल एक लड़की थी, उसने बस अपना नाम बताया, आई एम इंडियन, यानी कि मैं भारतीय हूँ, उसको रखा। यही चीज़ आप लोग करना। जब आप इंटरव्यू में जाएं ना, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं और इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अपना इंट्रोडक्शन दें, तब वहाँ पे बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तो यहाँ की रहने वाली हूँ, इससे पहले आप बताएं कि अब मैं भारत की रहने वाली हूँ, फिर आप बताएं कि भारत में फला राज्य के फला गाँव से। भारत आपकी नज़रों में ऊपर होना चाहिए। और जो ही आपने ये बोला ना, 2 नंबर अपने आप बढ़ गए। कोई देखो होता है ना कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो लगता है कि उस 90 दिन में हम सीख जाएंगे। 90 दिन में नहीं सीख पाएंगे। 9 माह में जब एक गर्भ से एक बच्चा निकल कर आता है तभी तो परिपक्व होता है। आप 8 महीने में निकाल लो तो शिशु अपरिपक्व होता है, कई सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है परिपक्वता। कहा जाता है कि प्रीलिम के साथ साथ मेंस की तैयारी के साथ साथ आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू काफ़ी परिपक्व होता है। तो आप ये चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो आप समझ गए कि व्यापक कर्म संबंधी का मतलब क्या है कि अधिकतम लोगों के कल्याण की बात की जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा जो चौथा पार्ट है, वो है नियम संबंधी उपयोगितावाद। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कृत्यों को नहीं बल्कि नियमों की उपयोगिता का निश्चय किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि जो उस सोसाइटी के लिए या उस समुदाय के लिए काफ़ी सुखदायक होते हैं, और जो व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कहा जाता है कि अशुभ है। इतनी बातें समझ गए, याद नहीं रखना कुछ भी। 5वां आता है हमारा निकृष्ट उपयोगितावादी। निकृष्ट नाम से समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म। ग्रॉस यूटिलिटेरिज्म का मतलब कि इसमें जो सुख होता है ना, उसमें गुणात्मक भेद नहीं माना जाता। गुणात्मक भेद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप 2 वर्ड आपको मिलेंगे आगे भी, यहाँ हम बता देना चाहते हैं। एक है गुणात्मक और एक है मात्रात्मक, ठीक है। गुणात्मक और मात्रात्मक को ऐसे आप समझो कि जैसे आपने 1 केजी मिठाई ली, ठीक है, एक आपने उपन्यास लिया, क्लियर। 1 केजी मिठाई ली, एक उपन्यास लिया।
एक आपने दूसरी कोई बुक ली और आपने 1 केजी जलेबी ली, क्लियर। 1 केजी जलेबी और 1 केजी मिठाई, जब आप दोनों थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं तो दोनों की मात्रा में मिठास का अंतर होता है। जलेबी ज़्यादा मीठी होती है और जो मिठाई होती है वो कम मीठी होती है। इसको हम कहते हैं कि ये मात्रात्मक अंतर है। ध्यान देना, इसको हम कहते हैं कि ये मात्रात्मक अंतर है। इतनी बातें समझ गए। गुणात्मक अंतर क्या होता है? गुणात्मक अंतर ये होता है कि 1 केजी मिठाई में जो टेस्ट हमें मिला, 1 केजी एक उपन्यास पढ़ने में जो हमें टेस्ट मिला या जो सुख मिला, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? क्या हम ये बता सकते हैं कि 1 केजी उपन्यास में हमको 250 ग्राम मीठा स्वाद मिला और 1 केजी मिठाई में 50 ग्राम? मिठाई का बता सकते हैं लेकिन उपन्यास का नहीं बता सकते। यानी कि उपन्यास एक अनुभूति का विषय है, यानी कि इसका गुण डिसाइड करेगा कि ये कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। मिठाई तो हमारे लिए तत्क्षणिक है, मतलब मिठाई हमने खाया, अभी मीठा मिल गया, काम खत्म। उपन्यास तो हमारे लिए आगे के लिए भी, यानी कि दीर्घावधि सुख देता है। इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझें तो फिर से आप समझें ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि गुणात्मक का सामान्य सा मतलब ऐसे आप लगाएं कि जैसे मान लीजिए आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग आप हमारे ग्रुप में करते हैं, तो आंसर राइटिंग करने में जो आपको सुख है, ठीक है, क्या वो भोजन करने में सुख आपको मिलता है? नहीं मिलता है। जब तक आपके आंसर नहीं हो जाते तब तक आप भोजन नहीं छूते हैं, ठीक। तो क्या इसकी मात्रा का अंतर देख सकते हैं कि इसमें कितना सुख मिलेगा, इसमें कितना सुख मिलेगा? नहीं देख सकते। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि निकृष्ट जो उपयोगितावाद है, यानी कि जो ग्रॉस लेवल का यूटिलिटरिज्म है, इसमें हम गुणात्मक भेद नहीं कर सकते। समझ गए? ये केवल मात्रात्मक भेद पर आधारित होता है। जबकि उत्कृष्ट जो उपयोगितावाद है, जो श्रेष्ठ है उपयोगितावाद, वो कहता है कि गुणात्मक भेद किया जा सकता है। यानी कि हम मिठाई की बात अलग कर सकते हैं और हम उपन्यास की बात अलग कर सकते हैं कि मिठाई का अपना रोल है और उपन्यास का अपना रोल है। नहीं कहा जाता है कि जहाँ सुई जाएगी वहाँ पे सूजा थोड़ा ना जा सकता है, या वहाँ पे तलवार थोड़ा ना जा सकती है। तो वैसे आप समझिए। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, जब आपने इतनी बातें समझ ली तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वो है बेंथम का उपयोगितावाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी अभी तक की आपने कहानियाँ पढ़ी हैं। उपयोगितावाद का क्या मतलब होता है ये तो आप समझ गए। बेंथम का क्या मतलब है? ये एक स्कॉलर हैं, हमने ऑलरेडी बताया। किस चीज़ से बिलोंग करते हैं? सुखवाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सुखवाद के अंतर्गत 2 विचारक हैं जिसमें जेम्स मिल भी हैं, बेंथम भी हैं और सिजविक भी हैं। सिजविक को हमें पढ़ना नहीं है, बेंथम को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार जो बेंथम का उपयोगितावाद है वो क्या कहता है? क्या बेंथम का उपयोगितावाद बिल्कुल प्योर है या बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ कमियां हैं? क्लियर? तो हम पहले ये देखेंगे कि आखिरकार बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में क्या क्या तर्क दिए हैं, उसके संदर्भ में क्या उन्होंने तथ्य दिए हैं और उसको कैसे उन्होंने पुष्टि प्रदान की है, ठीक है। जब इतना समझ लेंगे तब हम ये देखेंगे कि वास्तव में सच में इनकी द्वारा जो पुष्टि की गई है उसमें कुछ कमियां हैं भी या नहीं भी, ठीक है। तो आपको पता हो कि बेंथम महोदय क्या करते हैं, ये सुखवाद और नैतिक सुखवाद, यानी कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद के समर्थक के साथ ही इन्होंने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। यानी कि सिंपल सी बात अगर हम कहें कि ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद के साथ साथ नैतिक सुखवाद को तरजीह देते हुए इस नए कॉन्सेप्ट उपयोगितावाद की एक नई इमारत खड़ी कर दी। अब आपके दिमाग में 2 चीज़ें आ गई होंगी कि सर मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है और नैतिक सुखवाद क्या है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का मतलब ये होता है कि हमारे मन में तथ्य और तर्क के माध्यम से जिसको हम सुख मान लें। जैसे कुछ बच्चों को मन करता है कि चिकन खाएं, कुछ बच्चों का मन करता है कि दाल खाएं, कुछ का मन करता है आइसक्रीम खाएं। तो उनके मन में आइसक्रीम खाना एक सुख है, उनके मन में चिकन खाना एक सुख है, उनके मन में दाल खाना एक सुख है, ये उनका मन है। दूसरा सुख क्या है? नैतिक सुखवाद। अगर आपकी फैमिली वैष्णव है
तब क्या आप मीट खाएंगे तो उसे उचित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यानी कि वो नैतिक सुखवाद नहीं होगा। वहाँ पे दाल आप खाएं, वो नैतिक सुखवाद मानी जाएगी। वहाँ पे आपकी चॉइसेस पे प्रतिबंध होगा, प्रतिबंध आपका परिवार, आपका समाज लगाएगा। इतनी बातें समझ गए। बाकी डिटेल में सुखवाद के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वास्तव में ये होता क्या है, कि इसमें व्यक्ति स्वयं को सुखवाद की ओर प्रेरित करता है, उसमें व्यक्ति समाज को देखकर प्रेरित करता है। ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि कोई भी कृत्य या कहें कि कोई भी काम जो किया जाए या कोई भी नियम जो व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, यानी कि उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? तो इन्होंने कहा उसका पैमाना है सुख। यानी कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उस काम को करने में उसको कितना सुख मिलता है या अधिकतम लोगों को कितना सुख मिलता है, ये डिसाइड करता है कि वो उस व्यक्ति का वो जो कृत्य है वो कैसा है। और जब हम ये देखते हैं कि उसको सुख मिला है, तो सुख को देखने के लिए हम अन्य किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि उसने ज्ञान से वो सुख अर्जित किया है या अज्ञानता से किया है, उसने चारित्र के उत्थान से किया है या चारित्र के पतन से किया है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे हैं, वो फबत्तियाँ कसते रहते हैं लड़कियों के ऊपर। लड़कियां जा रही होती हैं, रास्ते में खड़े होकर फूहड़ता बरतते हैं, तो उनको उसी में सुख मिलता है। अब ये क्या सुख माना जाएगा? बेंथम के हिसाब से सुख है। बेंथम कहते हैं कि वहाँ चरित्र को आप ध्यान में मत रखिए, वहाँ ज्ञान को आप ध्यान में मत रखिए, वहाँ केवल ये ध्यान में रखिए कि उस व्यक्ति को सुख मिला कि नहीं मिला। समझ रहे? यानी कि बेंथम का ये कहना है कि कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, वो काम जो वो कर रहा है उस काम से उसको कितना सुख मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। फिर यहाँ पे बात आती है कि आगे ये कहते हैं कि जब कर्म की हम बात करते हैं, जब हम नियम की बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद, तो ये कहते हैं कि ये जितना अधिक हमें सुख देंगे, यानी कि जिस तरीके का हम काम करेंगे, जिस तरीके के हमारे समाज में नियम होंगे, उस समाज के लिए वो उतना ही उपयोगी होगा और उतना ही शुभ होगा। इसका क्या मतलब? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो सब गपचप हो रहा है, कि इसका क्या मतलब कि बेंथम ये जो कह रहे हैं कि कोई भी जो काम है, वो काम अगर कोई व्यक्ति करता है, वो काम उस समाज के लिए कितना उपयोगी होगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि उस व्यक्ति ने कितना काम किया है। तो इसका एक सामान्य सा ऐसे मतलब समझो कि जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं, हम आपको लगभग 3 से 10 घंटे के आसपास टॉपिक देते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्लासेस देते रहते हैं। हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतने ही अनुपात में आपकी पढ़ाई मजबूत होगी। समझ गए? यानी कि हम जितना से जितना अपने सुख के प्राप्ति के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए जितना काम करेंगे, उतना काम आपके लिए उपयोगी होगा, आपको सुख प्रदान करेगा। मोटे तौर पर अगर कहें कि हमारे द्वारा किया गया काम इक्वल होगा आपको वो काम देखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमने दिन भर में 10 घंटे पढ़ाई की, तो ये हमें पता है कि आप भी 10 घंटे ही पढ़ेंगे, तो इसको इन्होंने कहा कि ये उतना ही सुख देता है उस व्यक्ति को जितना सुख वो व्यक्ति अपने काम से करता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जब वो ये बातें करते हैं तो इनकी एक सीमा है। सीमा क्या है कि ये भी गुणात्मक जो अंतर है या गुणात्मक जो भेद है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये केवल ये कहते हैं कि जो सुख है ना, इसमें केवल मात्रात्मक अंतर होता है, इसमें गुणात्मक अंतर नहीं होता। तो इनसे पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एक खेल है पुष्पिन। पुष्पिन को आप ऐसे समझिए जैसे आप लोग पहले एक मोबाइल आता था या आज भी आप लोग कई गेम देखते होंगे जहाँ पे अब एक ही कलर की कई सारी बॉल्स आती हैं। ब्लू की अगर 3 बॉल्स आ गई तो एक साथ मिल के ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है।
4 बॉल्स आ गई तो एक साथ मिलके ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये गेम बहुत चले थे, तो वही एक गेम है पुष्पिन, ठीक है। तो पुष्पिन इन्होंने क्या कहा है कि पुष्पिन जो खेल है ना वो उतना ही शुभ है जितनी एक कविता। ध्यान देना, इनका मतलब क्या है कि इनका मतलब ये है कि पुष्पिन जितना हमको फायदा पहुंचाता है, ठीक है, पुष्पिन से जितना हमें सुख मिलता है उतना ही हमें कविता से मिलता है। अर्थात एक तरीके से ऐसे कहो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने 1 लीटर दूध पी लिया, 1 लीटर दूध पीने से आपको जितना सुख मिल रहा है उतना आपको 1 घंटे पढ़ाई से मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं बता रहे कि ये जो पढ़ाई है ये अलग चीज़ है, ये दूध जो है ये अलग चीज़ है, ये इनके गुणों के आधार पर डिफरेंस नहीं कर रहे कि दूध तो एक शारीरिक ज़रूरत है, पढ़ाई ये बौद्धिक ज़रूरत है, ये नहीं बताना चाहते हैं, समझ गए। यानी कि ये सिर्फ इतना कहते हैं कि इसमें मात्रात्मक भेद है, और जब वो मात्रात्मक भेद की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसको मापा जा सकता है, और इसके मापने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को कहते हैं सुख कैलकुलस। कैलकुलस आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी क्लास 12 के आसपास, हिंदी में इसको कहते हैं सुख कलन का सिद्धांत, ठीक है। इस सुख कलन के सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि जो मात्रात्मक भेद है इसकी जब हम तुलना करेंगे तो इसकी मात्रा को मापेंगे कैसे, कि हमें इसने 1 लीटर सुख दिया या हमें 2 लीटर सुख दिया, तो इसके लिए 7 पैमाने बताते हैं। पहला बताते हैं तीव्रता, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि अधिक जो तीव्र सुख है वो कम तीव्र सुख से श्रेष्ठ होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या कहते हैं कि जो हमें तुरंत प्लेजर दे, तुरंत हमें सुख दे, वो कम तीव्र सुख से श्रेष्ठ होगा। यानी कि ड्रग्स इनकी नज़र में तुरंत उसने सुख दिया तो अच्छा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीना इनकी नज़र में अच्छा नहीं है, सिगरेट पीना इनकी नज़र में अच्छा नहीं है, समझना। इसीलिए तो इनकी आलोचना होती है। दूसरा है अवधि को लेकर, ये कहते हैं कि जो दीर्घकालिक सुख होते हैं वो क्षणिक सुख से श्रेष्ठ हैं। अब यही तो इनका लिए कंट्रोवर्सी होती है कि अधिक तीव्र सुख कम तीव्र सुख से श्रेष्ठ हो गया, वहीं ये कहते हैं कि दीर्घकालिक जो सुख है वो क्षणिक सुख से श्रेष्ठ होता है। दीर्घकालिक का मतलब अभी आपको जो दुख हो रहा, अभी आपको जो पेन हो रहा IAS की तैयारी करते वक्त, ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में तो लाभ होगा ना, दीर्घकाल में आप लवासना में होंगे, दीर्घकाल में आप किसी जिले के कलेक्टर होंगे, तो इस चीज़ को एक डायरेक्शन देते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं निश्चितता की। निश्चितता का मतलब कि निश्चित सुख अनिश्चित सुख से श्रेष्ठ होगा, यानी कि आपको पता है कि अगर आज आप मेहनत करेंगे तो सफल तो निश्चित होंगे। अब आप ये सोच लें कि कोई दूसरा काम करें तो ये क्लियर है कि आप उसमें सफल नहीं होंगे, और जब सफल नहीं होंगे तो आपको फिर वो काम करने की ज़रूरत ही क्या है, इनका ये मानना है। याद कुछ नहीं रखना है आपको, बस मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि हाँ इनके जो 7 मानक हैं या इन्होंने जो 7 पैमाने बताए जिस आधार पर मात्रात्मक भेद को मेज़र किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 5वां ये कहते हैं उत्पादकता को। उत्पादकता का मतलब फेकडेंटी, इनका मतलब ये है कि अन्य सुखों को उत्पन्न करने वाला जो सुख होता है वो अनुत्पादक सुख से श्रेष्ठ है। मतलब कि जैसे आप लवासना, आपका मान लीजिए IAS आप बन गए, ठीक है, इस IAS से घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हर एक व्यक्ति को खुशी होगी, लेकिन आप कल को कहीं कोचिंग पढ़ाने लगे तो घर वालों को थोड़ा ना खुशी होगी। यानी कि इस अनुत्पादक को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने कहा इस उत्पादक से बाकी लोग खुश होंगे, ठीक है। 6ठा ये कहते हैं प्योरिटी, यानी कि शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या कि अमिश्रित सुख से मिश्रित सुख श्रेष्ठ है। अमिश्रित सुख का मतलब जैसे होता है कि आप लवासना में भी सिलेक्ट हो गए, आपने गोल्ड मेडल भी ले लिया, आपको आपका खुद के घर का कैडर मिल गया, हालांकि ऐसा मिलता नहीं है मतलब, लेकिन होम कैडर फिर भी आपको मान लीजिए मिल गया, तो ये एक साथ तीनों सुख आ गए मिश्रित। इसको ये बोलते हैं कि ये मिश्रित सुख ज़्यादा अच्छा है, अपेक्षाकृत आप केवल लवासना ही पहुंच पाए, गोल्ड मेडल आपको नहीं मिला, आपको होम कैडर नहीं मिला, ठीक है। 7वां ये कहते हैं व्यापकता, यानी कि उसकी सार्वभौमिकता, यानी कि उसकी एक्सटेंसिटी। एक्सटेंसिटी क्या है कि बहुत से जो व्यक्ति हैं उनका जो सुख है किसी एक व्यक्ति के सुख से श्रेष्ठ है। यानी कि किसी एक व्यक्ति को आप सोचते हैं कि ये मिल जाए
और आपके पास आज बहुत सारे लोग हो जाएं तो उनके सुख को ध्यान में रखकर, जैसे सिंपल सी बात मैं बताऊं कि आज हमारे ग्रुप में 280 बच्चे हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ हैं, 1 से 2 3 लोग, ठीक। तो हम इन 1 से 2 से 3 लोगों का ध्यान नहीं देते, हम इन 280 को ध्यान देते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों का जो सुख है इस व्यक्ति के सुख से ज़्यादा श्रेष्ठ है। इनको अगर क्लास मिली तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है अपेक्षाकृत इनके। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए कि वास्तव में जो ये बेंथम है ये गुणात्मक जो सुखवाद है उसे नहीं मानते हैं, ये केवल मात्रात्मक सुखवाद को मानते हैं। इनका कहना है कि गुणात्मक अंतर नहीं होता है, केवल मात्रात्मक भेद होता है, और मात्रात्मक जो भेद होता है उसको मापने के 7 मेजर हैं। वो 7 मेजर हमने आपको बता दिए, तीव्रता हो, अवधि हो, निश्चितता हो, निकटता हो, उत्पादकता हो, या फिर आपकी शुद्धता हो, या फिर आपकी व्यापकता हो, ये इन्होंने बता दिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई तब आगे बात आती है कि जो ये बेंथम महोदय हैं ये स्वार्थवाद के प्रति इनकी क्या नीति है। देखो, सब एक दूसरे की आलोचना करते हैं, स्वार्थवाद की, सुखवाद की, तो इसलिए इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये पता होना चाहिए। कई बार इनके स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। तो इस पे क्या है कि ये बेंथम साहब हॉब्स का जो स्वार्थवाद है, हॉब्स को हम पढ़ाएंगे आपको समझौतावादी, तो हॉब्स का जो स्वार्थवाद है उसका ये बिल्कुल समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे हॉब्स कहता है कि मनुष्य जो है वो मूल से स्वार्थी होता है, बिल्कुल सही बात है। मानव जो होता है वो लालची होता है, वो तब तक कोई काम नहीं करता जब तक उसको ना लगे कि उसमें कोई फायदा है उसका। जैसे सिंपल सी बात है, श्री IAS एकेडमी आपको पढ़ा रही है। श्री IAS एकेडमी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सुख मिलता है आप लोगों को पढ़ाने से। हमारा जो पैशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है। तो ये लालच ही तो हुआ। अब ये बात अलग है कि ये जो लालच है हमारा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, आप लोगों के वेलफेयर के लिए। आप में से कई सारे बच्चे जब नए नए आते हैं हमारे ग्रुप में आप लोगों को छोड़कर, तो वो क्या होते हैं, केवल और केवल किसी न किसी सुख से जुड़ते हैं कि आंसर राइटिंग केवल हमें 30 इसलिए करने क्योंकि प्राइज़ मिलेगा, हमें इस ग्रुप में कमेंट इसलिए करना है क्योंकि मास्टर खुश होगा, हम ये करेंगे तो इससे ये होगा। तो वो लालचपन है, इसी को हॉब्स कहते हैं। और इसी को बेंथम एक नए शब्दावली में करते हैं जिस पे आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ऐसे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो स्टेटमेंट देकर आपसे एथिक्स में एक्सप्लेन करने को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं बेंथम? बेंथम कहते हैं कि ऐसी आप जीवन में कभी कल्पना मत करो कि कोई व्यक्ति आपके पक्ष में अपनी सबसे छोटी उंगली भी हिलाएगा, तब तक जब तक कि उसे साफ नजर ना आ जाए कि आपका इसमें अपना फायदा है, सॉरी इसमें उसका अपना फायदा है। इस लाइन का क्या मतलब है? लाइन ये कहना चाह रही है कि आपका साथ देने के लिए कोई तब तक नहीं आएगा जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि ये आपके लिए या ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपका प्रीलिम्स निकलने दो, प्रीलिम्स हो जाए, फिर देखना आपके रिश्तेदारों के भाव अरे हमने तो कहा था। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि अब प्रीलिम बिटिया का हो गया है, बेटे का हो गया, अगर ये हो जाएगी IAS तो हमारे बेटे को भी लगा देगी, हमारे बिटिया को भी लगा देगी, है ना। अभी क्या, अभी जरा सी भाव नहीं देते होंगे आपको, समझ रहे? तो ये इन्होंने कहा है कि व्यक्ति कोई भी तब तक आपका साथ नहीं देगा जब तक उसको ये नहीं लगता है कि इस व्यक्ति से हमें कुछ फायदा मिलने वाला है। अगर उसको फायदा होगा तभी वो आपसे जुड़ेगा। अब यहाँ पे रुक जाना, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा सर ऐसा नहीं होता है, आप पता नहीं ऐसे कैसे बोल दे रहे हो। इसी का तो मूल्यांकन करेंगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी रुको थोड़ा सा। ये बेंथम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब जब बेंथम ऐसी बातें कहते हैं ना तो कुछ लोग ये मान लेते कि अरे भाई ये है तो उपयोगितावादी विचारधारक का प्रमुख, लेकिन ये बात करता है सुख की या स्वार्थ की, तो ये कहीं स्वार्थवादी तो नहीं है। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, स्वार्थवाद इसलिए इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका जो स्वार्थ है केवल खुद के लिए नहीं है, इसका स्वार्थ अधिक लोगों के लिए है। समझ गए? यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, इसीलिए इनका जो सिद्धांत आ जाता है ये स्वार्थवाद से अलग होकर उपयोगितावादी बन जाते हैं। समझ रहे? नहीं समझे? आपने पढ़ा होगा
जब अभी हमने इनका सुख कलन का सिद्धांत पढ़ाया, जब आपको इसमें कलन के सिद्धांत पढ़ा रहा था, तो उसमें 7वें में क्या कहते हैं कि बहुत से व्यक्तियों का सुख किसी एक व्यक्ति के सुख से श्रेष्ठ है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को सुख इस चीज़ का मिल रहा तो इसको हम हटा देंगे, हम बहुत से लोगों के सुख को देखेंगे। जैसे कई बच्चों को हमारा आंसर राइटिंग का प्रोसेस जो हमने चेंज किया वो नहीं पसंद आया, मान लो 2 को नहीं पसंद आया, लेकिन 278 को पसंद आया ना, हमने इसको अपनाया, हमने इसको नहीं अपनाया। तो ये चीज़ है, यानी कि स्वार्थ तो है लेकिन सबके लिए स्वार्थ है, अपने लिए नहीं है। समझ रहे इतनी बातें? चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तब प्रश्न में आता है कि बेंथम के बारे में, कि जब व्यक्ति स्वार्थी होगा, हम ये कहते हैं कि मानव स्वार्थी है, ठीक, तो वो स्वार्थी मानव अधिकतम से अधिकतम लोगों के सुख की बात क्यों करेगा? भाई हॉब्स ये कह रहा है कि हर एक मानव स्वार्थी होता है, यही बात बेंथम कह रहे हैं कि हर एक मानव तब तक आपका साथ नहीं देगा जब तक कि उसे ये न दिखे कि उसका उसमें कुछ प्रॉफिट है। तो बेंथम कहते हैं कि देखो भाई, बात आपकी ठीक है कि हर मनुष्य स्वार्थी होता है, लेकिन हर मनुष्य स्वार्थी होता है, इससे सार्वभौमिक जो सुख है या सार्वभौमिक लोगों को सुख है वो कैसे पहुंचेगा? इसके 4 प्रतिमान हैं, यानी कि वो 4 जो मोरल सैंक्शन है या जो 4 वो दबाव हैं, वो दबाव व्यक्ति को इसलिए प्रेशराइज करते हैं कि तुमको ये जो काम है ना, ये काम इसलिए करना है क्योंकि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। तो प्रश्न उठता है वो 4 दबाव कौन से हैं? पहला दबाव बोलते हैं कि नेचुरल प्रेशर, यानी कि प्राकृतिक रूप से दबाव। प्राकृतिक रूप से दबाव का मतलब कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके मन में या नेचर को वो देखता है तो उसको लगता है कि हम ठीक है, मतलब दूसरों का नुकसान अपने लिए क्यों करें। जैसे आप सिंपल से ऐसे समझिए कि जितने भी नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, क्या कोई व्यक्ति उस नदी में जाकर उस पे जहर को मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। उसको पता है कि इस नदी का पानी हमारे घर में भी आता है। यानी कि कई बार वो अपने लिए या कहें कि समाज के हित के लिए या अपने हित के लिए समाज को दोषी नहीं बनाता। जैसे आज कोविड-19 का पेंडेमिक है, चल रहा है कोविड-19, इसमें जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, क्या वो चाहेगा कि परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो जाएं? नहीं। यानी कि अपने सुख के लिए वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हम बाकी लोगों का सुख दांव पर लगा दें। ठीक, इसको बोलते हैं बेंथम नेचुरल प्रेशर। दूसरा प्रेशर है सामाजिक दबाव। समाज ये कहता है कि अगर आप अच्छा कृत्य करेंगे तो तारीफ करेंगे। बाबा राम रहीम की समाज तारीफ करेगा, बुराई करेगा। आसाराम बापू की समाज तारीफ करेगा, बुराई करेगा। सुब्रत राय सहारा की समाज तारीफ करेगा, बुराई करेगा। सचिन तेंदुलकर साहब की समाज तारीफ करेगा, बुराई करेगा। ये इस बात से डिपेंड होगा ना कि सचिन ने अपने जीवन में कौन से कृत्य किए, अपने स्वार्थ के लिए किए या 135 करोड़ देशवासियों के लिए किए। बाबा राम रहीम ने अपने लिए किए या 135 करोड़ देशवासियों के लिए किए। आसाराम बापू ने अपने लिए किए या 135 करोड़ देशवासियों के लिए किए। ये डिपेंड करेगा। और अगर इन पर समाज का प्रेशर ना हुआ तो कोई बाबा राम रहीम बन जाएगा, और अगर किसी पर प्रेशर हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया प्रेशर राजनीतिक दबाव, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो वास्तव में दंड का और पुरस्कार का ये प्रोसेस बताकर उसे ऐसा कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। सिंपल सी बात बताइए, सेना में इतने सारे जवान होते हैं, सबके पास बंदूकें होती हैं, चाहे तो अपने ही सैनिकों पर चला दें, क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उनको पता उन्हें दंड मिलेगा। और अगर उन्होंने दुश्मन देश के सिपाही को मार आए तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा। यानी कि अब वो दुश्मन देश के सिपाही को क्यों मारने जा रहे हैं? क्योंकि 135 करोड़ लोगों को बचाया जा सके। भाई एक बात बताओ, आज बॉर्डर पर जो जवान हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो दिन रात जग के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। अब यहाँ पे एक बात और बता दें, अभी रुकना कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी पता है ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी इस पे एक पॉइंट और जुड़ेगा, वो जेम्स मिल में जुड़ेगा, तो अभी यहाँ रुक जाइएगा।
अचानक से ऐसे मत बोलिएगा कि सर इसमें आपने तो ऐसा कैसे कह दिया कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कोई हमारे देश का जवान वहाँ पे खड़ा है, उसका खुद का तो कुछ मोरल होगा, तो होगा, वो बताएंगे ना आगे चल के। वो मिल ने दिया, इन्होंने नहीं दिया है। फिर ये कहते हैं चौथा जो पॉइंट है वो है धार्मिक दबाव, यानी कि समाज हमारा जब बोलता है तो कहाँ से बोलता है? धर्म की किताबों से, हमारी संस्कृत से। कहा जाता है कि अगर आप चींटी को मारोगे तो आप नरक की प्राप्ति करोगे। कहा जाता है कि अगर आप चींटी को बचाओगे तो आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। बचपन में लोग मक्खियाँ बहुत मारते हैं, तो आपको लगता नहीं कि डर लगेगा, अच्छा ये तो नरक को जाएगा, है ना? बचपन में बच्चे बहुत मेंढक को, कुत्ते को, सबको मारते रहते हैं, तो नहीं पता चलता है कि हाँ ये नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। समझ रहे? तो ये जो प्रेशर होते हैं समाज के, धर्म के, नेचुरल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, ये उस व्यक्ति को स्वार्थवाद, जो खुद का स्वार्थवाद है उससे दूर करता है और व्यापक स्वार्थवाद या कहें सामाजिक स्वार्थवाद को बढ़ावा देता है। यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए काम न करके समाज के स्वार्थ के लिए काम करता है, इसीलिए जो इसका कृत्य है वो उपयोगी हो जाता है। इतनी बातें आप समझ गए। अब लास्ट इसमें एक और इनका कॉन्सेप्ट है बेंथम का, फिर हम इसके बाद इनके मूल्यांकन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट जो कॉन्सेप्ट ये देते हैं वो इनका कॉन्सेप्ट है न्याय को लेकर। इनका मानना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका महत्व तो केवल एक व्यक्ति का महत्व है, इससे अधिक नहीं है। इस लाइन को ध्यान से समझना। इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए ये 10 लोग हैं, ठीक है, हम 10 तो नहीं बनाएंगे, मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है। इन 3 लोगों का महत्व, ठीक है, केवल एक व्यक्ति का महत्व, इससे अधिक नहीं। मतलब ये 3 के 3 लोग हैं, ठीक है। इन 3 में हर एक व्यक्ति का अपना भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों हमेशा इक्वल रहेंगे। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि समाज में रहने वाले अलग अलग लोग, कोई अमीर है, कोई अंबानी है, कोई गरीब है, ठीक है, इनकी परिस्थितियों को हम महत्व नहीं देंगे। हम ये कहेंगे तीनों मानव हैं, हाँ हैं, तो तीनों को मानव के हिसाब से ट्रीट करेंगे। क्लियर? यानी कि अमीर का हित उतना ही गिना जाएगा जितना किसी गरीब के व्यक्ति का। इससे क्या होगा? इससे जो विभिन्न व्यक्ति हैं ना, ये जितने तीनों व्यक्ति हैं, इनमें सुख का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इनमें तीनों को एक ही सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन इसकी आलोचना है, ऐसा हो नहीं पाता है, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन बेंथम का यह मानना है कि ऐसे इन तीनों की सुख की प्राप्ति होगी और इसी को उन्होंने अपने न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत बताया। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि अगर हम एक बार क्विक फास्ट मोड में रिवाइज करें तो आपको बता दें कि बेंथम ने मनोवैज्ञानिक और नैतिक सुखवाद के साथ में उपयोगितावाद की नींव को खड़ा किया। इन्होंने गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने मात्रात्मक अंतर को स्वीकार किया और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पुष्पिन का खेल होता है बिल्कुल वैसी ही एक कविता होती है। यानी कि मात्रात्मक भेद के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया कि सुखों की तुलना की जा सकती है इन 7 प्रतिमानों के आधार पर, जिसमें तीव्रता है, श्रेष्ठ अवधि है, निश्चितता है, निकटता है, उत्पादकता है, शुद्धता है और व्यापकता है। फिर आगे चलकर ये स्वार्थवाद की बातें करने लगते हैं, हॉब्स की तरह। बोलते हैं कोई व्यक्ति तुम्हारा तब तक साथ नहीं देगा जब तक उसे तुम्हारे किए गए कार्य पे जरा सा भी प्रॉफिट ना दिखता हो। लेकिन फिर आगे चलकर ये कहते हैं कि ठीक है भाई, स्वार्थवाद तो ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति अपने मन से स्वार्थी नहीं होता, वो व्यापक समाज को भी ध्यान में रखता है। और ये ध्यान में रखने के लिए उसको 4 बातें ऐसी हैं जो प्रेशराइज करती हैं। यानी कि 4 ऐसे मोरल सैंक्शन हैं जो उस व्यक्ति को बाधित करते हैं कि आप सुख के लिए आप केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए न जिएं बल्कि परमार्थ के लिए भी जिएं। क्लियर? जिसमें हमने प्राकृतिक दबाव को पढ़ा था, राजनीतिक दबाव को पढ़ा, सामाजिक को पढ़ा और धार्मिक दबाव को पढ़ा। ठीक है, अब बात आती है इनके इन सभी विचारों का मूल्यांकन की, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा जितना उतना आपने पढ़ लिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इन्होंने जो विचार दिए, जो हमने इनके सुख कलन का सिद्धांत पढ़ा, यानी कि सुख कलन के सिद्धांत के अंतर्गत जो हमने इनके 7 जो प्रतिमान पढ़े वो किस हद तक सिद्ध हैं। तो इसमें कहा गया है कि वास्तव में जो 7 प्रतिमान आपने बताए हैं साहब, ये सब के सब अव्यावहारिक हैं।
क्योंकि सुख का हम मापन नहीं कर सकते। सुख एक अनुभूति है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मुझसे ये कहे कि ये 280 बच्चे आपके लिए क्या हैं, तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता हूँ। क्यों नहीं डिफाइन कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे एक समय एक बच्चा भी साथ देने को तैयार नहीं था, और आज मेरे पास 280 अगर बच्चे हैं तो ये शायद दुनिया का सबसे अद्भुत कृत्य है। पिछले 5 महीने में अगर हमने 280 बच्चे बिना एडवर्टाइजमेंट के अगर बना लिए और नित्य उनसे आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, उनको इतना हम पे भरोसा है, तो इसका क्या कोई सुख आप मूल्य बता सकते हैं? आप क्या इसको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ इतने से काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके माता पिता के चेहरे पे जो चमक है कि हाँ अब मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा, क्यों? क्योंकि वो श्री आईएएस एकेडमी में पढ़ रहा है। क्या उसका कोई मोल है? क्या उस सुख की कोई अनुभूति है? जब आप लबासना ट्रेनिंग सेंटर से हमें अपनी सेल्फी खींचकर भेजेंगे तो क्या उसकी हम बोली लगा सकते हैं? वो सुख कितना बड़ा सुख होगा। जब आपका परिणाम गोल्ड मेडल के लिए आएगा, उस वक्त जो सुख हमें मिलेगा, क्या उसकी कोई कीमत है? नहीं है। यही इनकी आलोचना है। यानी कि ये जैसे बता देते हैं ना कि इतनी मात्रा ऐसी होगी तो ऐसा सुख होगा, ऐसी मिठाई खाओगे तो ये सुख होगा। ठीक है भाई, हर एक चीज को हम नहीं डिफाइन कर सकते। किसी का आपने चेहरा देखा, किसी नायिका का आपने चेहरा देखा, नायिका का चेहरा देखने पे जो सुख की अनुभूति हुई, क्या आप उसे लिख सकते हैं कागज में कि वो कितनी खूबसूरत है ना? ये चीजें नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्या माता के प्यार को आप पैसे से तोल सकते हैं? क्या पिता के प्यार को आप पैसे से तोल सकते हैं? दुनिया में माता पिता आपके कितने सुख होंगे, क्या आप बता सकते हैं? जैसे आप हमेशा सुनते होंगे ना, आज मैं ना बहुत खुश हूँ, आज तो मुझसे पूछो ही मत। आप ये क्यों कहते हो आप कि आप मुझसे मत पूछो? क्योंकि आपको भी पता है कि ये मात्रात्मक नहीं है भाई, ये गुण के आधार पे है। हमने अच्छे व्यक्ति को देखा तो हमारे अंदर जो अनुभूति हुई वो बहुत गहरी है, अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको हम माप ही नहीं सकते। हमारे अंदर की अनुभूति है। ईश्वर को हमने नहीं देखा, हमने मेजर ही नहीं किया ईश्वर कैसा है, लेकिन अगर फील किया तो ईश्वर दिखता है। समझ गए? फीलिंग कहा नहीं जाता है कि फीलिंग आपकी अगर सही है, इमोशंस आपके सही हैं, तो आप गॉड को डेली डायरेक्ट रूप में दर्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके इमोशंस नहीं सही हैं, आपकी फीलिंग नहीं सही हैं, तो आप गॉड को एक तरीके से नहीं देख सकते हो। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए हमारी। चलिए, ये इनका पहली मूल्यांकन है। दूसरी बात क्या है कि इनके जो 7 वो सुख कलन है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश बोलने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कलन आज तक हमने कभी नहीं बोला, कैलकुलस ही हमेशा बोला है। ठीक है, तो सुख जो कलन है, और यूपीएससी कलन ही लिख कर देगी। इनके जो 7 कलन हैं, कहा जाता है कि अगर ये आपस में अंतर विरोध में आ जाए तो, मान लो जैसे एक दिया है तीव्रता, एक है अवधि का, एक है निश्चितता का, एक है निकटता का, एक है उत्पादकता का, एक शुद्धता का, एक व्यापकता का। अगर ये सातों के सातों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो, जैसे किसी व्यक्ति को मिठाई खाने से एक अलग सुख की अनुभूति होती है और उपन्यास पढ़ने से अलग अनुभूति। मिठाई से क्या होगा? तुरंत तीव्र अनुभूति मिल जाएगी, मीठा खाया तुरंत सुख मिल गया। उपन्यास तो धीमे से देगा ना सुख। यानी कि आपस में ही ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हैं। यानी कि इनके सातों के सातों पैमाने अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएं तो हम किसको ज़्यादा सुखी मानेंगे, इस पर बेंथम चुप है। ठीक है ना? ये बात समझनी जरूरी है कि सिंपल सी बात है, कभी कभी हमें मिठाई अच्छी लगती है तो कभी कभी उपन्यास, कभी कभी जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बाकी और भी दिन में आपको रोज खुशियाँ मिलती हैं, आपका आंसर सही हो गया, आपके एमसीक्यू सही हो गए, वो एक खुश क्या है? तत्क्षणिक हैं, तुरंत वाले। अगर कल गलत हो गया तो नाराज हो जाओगे, लेकिन जो दीर्घकालिक सुख है वो क्या है? आईएएस बनना। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे क्या कि इन्होंने जिन 4 नैतिक दबावों की बात की है, इन्होंने बोला है कि जो 4 प्रेशर हैं जो व्यक्ति को ये बताते हैं कि वो अपने लिए केवल काम न करे बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे,
तो इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, लेकिन आप ये बताओ क्या ये चारों के चारों पैमाने आंतरिक रूप से नहीं हो सकते क्या? क्या नैतिकता केवल बाहरी रूप से बताई जाएगी कि हाँ वो व्यक्ति को कृत्य करने चाहिए? मतलब कोई धर्म आकर ये व्यक्ति को सिखाए, कोई प्राकृतिक नेचर ये आकर सिखाए, कोई समाज आकर ये सिखाए, कोई राजनीतिक लोग ये सिखाएं आके कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है? कितना भी हम समझा लें, कितना भी आप दारू वाले को, शराब वाले को समझा लो, क्या मानेगा? नहीं मानेगा। कितना भी आप किसी को कट्टर व्यक्ति को समझा लो कि धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, मानेगा? नहीं मानेगा। कब तक नहीं मानेगा? जब तक उसकी आंतरिक प्रेरणा उससे ना कहे। सिंपल सी बात है, आप लोग हैं जैसे, आप हमें कितना भी कुछ कहेंगे हम नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? जब तक हमारी आंतरिक प्रेरणा नहीं कहती है कि हाँ ये कृत्य करना उचित है या अनुचित है। आप लोग जैसे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे, समाज आपकी बुरी बातें कहें, राजनीति परिस्थितियां आपके लिए बड़ी बुरी बातें कहें, लेकिन आंतरिक ही तो है दबाव, एटीट्यूड जो आपको कहता है नो, नेवर गिव अप। समाज कुछ भी कहने दो, हम खुद से बदलेंगे। समझ गए? तो इस बात की यहाँ पे बात की गई कि ऊंचे स्तर की जब नैतिकता की बात आए तो वो हमारे अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं आती है। अगर हमें आईएएस बनना है तो बाहर से किसी ने आके आपको नहीं कहा था, आपके अंदर आग लगी है। बाहर आपके चेहरे पे नहीं लिखा है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, आपके अंदर एक आग जल रही है जो आपको 24 आवर्स मोटिवेट करके रखती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, क्या कि जो बेंथम हैं उन्होंने क्या किया कि गुणात्मक भेदों को उन्होंने नहीं माना। और जब उन्होंने गुणात्मक भेदों को नहीं माना तो मानव की जो उच्च प्रवृत्तियां हैं, जब आपने हमसे बटलर के बारे में पढ़ा था लास्ट में, तो हमने वहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी हमने? अंतरात्मा। उसमें प्रवृत्तियां बताई थी कि व्यक्ति के अंदर कई प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां का मतलब खूबियां होती हैं जो उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि गुणात्मक का मतलब व्यक्ति के अंदर कई ऐसे गुण होते हैं जो अच्छे काम करता है। जैसे आप लोगों में गुण क्या हैं कि आप मेहनती हैं, आप लोग समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, सुख मिले या न मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप समाज के लिए करना चाहते हैं ना। तो बेंथम इसको नहीं मानते। तो यही कहा जा रहा आलोचना में कि भाई आप केवल और केवल मात्रात्मक को ध्यान मत दो, गुणात्मक को भी ध्यान दो, क्योंकि गुणात्मक के अंदर ही मनुष्य की तो ऊंची प्रवृत्तियां होती हैं, उसकी खूबियां होती हैं, उसके गुण होते हैं। और उनको गुण को नज़रअंदाज करके आप मात्रा को बेस बनाकर ये कैसे कह सकते हैं कि वही व्यक्ति ज़्यादा सुखी है? किसी को एक पैक पीने से सुख मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो गुणी नहीं है, उसको मात्रात्मक सुख चाहिए। लेकिन आप क्या हैं? गुणी हैं। आपने एक क्लास करने के बाद सुख मिला है ना। तो अब ये कह दिया जाए कि ये व्यक्ति गलत है, बेंथम तो कहेगा ये व्यक्ति गलत है, ये सही है, इसलिए इनकी आलोचना हो रही। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे बात आती है, बहुत अच्छी बात, जो हमने अभी न्याय का सिद्धांत पढ़ा था। न्याय के सिद्धांत में बेंथम क्या कहते हैं कि सभी लोग, अमीर हों या गरीब हों, सबका अधिकतम से अधिकतम जो सुख है इक्वली गिना जाएगा। यानी कि जितना अमीर व्यक्ति को लाभ होगा उतना ही गरीब को होगा। यहाँ पर रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम अधिकतम से अधिकतम सुख के प्रतिमान की बात करते हैं तो इसमें अल्पसंख्यक जो मुट्ठी भर होते हैं उनकी तो हम रक्षा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक जो हैं वो अपनी तानाशाही बरतने लगते हैं। भाई छोटी सी बात आप बताइए, जब हमने ये कहा कि अंबानी की जो इनकम है वो इक्वली बढ़ेगी, अब अंबानी के ऊपर हम टैक्स इक्वली लगाएंगे जितना हम नॉर्मल आदमी पे लगाते हैं। ऐसे आप समझो, मान लो नॉर्मल आदमी 10 रुपये देता है टैक्स, तो अंबानी पे भी हम 10 रुपये लगाएंगे। तो आपको लगता है कि अंबानी की इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। इन गरीब लोगों की इनकम कितनी है? 1000 रुपये। अब आप कह रहे हो नहीं, सबको इक्वली टैक्स लगाना है, तो फायदा किसको हो रहा? अंबानी को। घाटा किसको हो रहा? इन अल्पसंख्यकों को। तो जब इनको घाटा हो रहा तो इससे अंबानी क्या होंगे? तानाशाही का मार्ग अपना लेंगे। इसी चीज को लेकर गांधी जी इसका विरोध करते हैं। गांधी जी इसीलिए उपयोगितावाद का विरोध करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में जब उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी यही था। क्या? अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत एजुकेशन का, कि
कि ऊपर के कुछ लोगों को शिक्षा दे दो, बाकी सबको मिल जाएगी। यानी कि उसमें क्या था, अल्पसंख्यकों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उस पर जरा सा भी वो नहीं था। उनका बस ध्यान किस चीज़ पे होता था कि ऊंचे वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दो, बाकी गरीब। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अल्पसंख्यक का मतलब संख्या वाला काउंट कर रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि व्यक्ति को कितना हित मिल रहा है प्रोपोर्शनल रेट पे, क्योंकि हमने न्याय का सिद्धांत पढ़ा है ना, उसमें बेंथम क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है, इससे अधिक नहीं। यानी कि जो व्यक्ति है वो केवल व्यक्ति के रूप में महत्व है, बाकी उसके पास कितना धन है, कितना संसाधन है, उसकी स्थिति कैसी है, अमीर है या गरीब है, उसको हम वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि अमीर व्यक्ति का हित उतना ही है जितना कि गरीब व्यक्ति का। समझ रहे, इस चीज़ का गांधी ने विरोध किया। गांधी ने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी गलत है, ये बात उचित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और जो ये बहुसंख्यक हैं ये तानाशाह का रवैया अपनाकर और पूरी तरीके से समाज में शोषण को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि आप पूरी तरीके से बेंथम का उपयोगितावाद पूरा समझ गए, उसकी आपने आलोचना समझ ली, मूल्यांकन समझ लिया, एक एक बात समझ ली। इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बेंथम के यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जब हमारा पूरा नॉर्मेटिव एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम अगली स्लाइड में अपने फिर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कवर करा देंगे, चाहे इसमें स्टेटमेंट की बात हो या फिर विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस की बात हो। ठीक है, तो इतनी बातें जब आप समझ गए तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है जेएस मिल का उपयोगितावाद। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, माना ये जाता है कि जो मिल साहब हैं ये वास्तव में बेंथम के ही अगले चरण के प्रतिपादक हैं। यानी कि बेंथम ने जो भी आइडिया दिया उपयोगितावाद का, उसमें जितनी भी तार्किक कमियां रह गईं, उन कमियों को दूर किया है मिल ने। ये बात अलग है कि कई सारी बातों में वो बेंथम के समर्थक हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिसमें वो बेंथम से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। कौन सी बातें हैं इनको हम बताएंगे अभी, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे उनके साथ समरूप हैं। तो समरूप इस चीज़ को लेकर हैं, जैसे कि बेंथम ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद की बात की थी, इन्होंने भी यही बात की। उन्होंने जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक सुखवाद के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया था, जबकि मिल ने इसके संदर्भ में एक प्रमाण दिया है। ठीक है, मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि कोई वस्तु जो वांछनीय है उसे प्रमाणित करने का वास्तविक प्रमाण यही हो सकता है कि लोग वास्तव में उसकी इच्छा करते हैं। अर्थात क्या इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ तक सुख का प्राप्य होता है या जहाँ तक वो सुख को प्राप्य समझता है, वहाँ तक उसके लिए वो प्रयास करता है, और यही मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया कि आपने क्या बता दिया। देखो, होता यही है कि हम लोग जब फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो इसमें ऐसी ऐसी थ्योरी होती हैं कि जब तक एग्जाम्पल ना आ जाए तब तक समझ में नहीं आता। बेंथम महोदय जो थे वो जब बात करते थे मनोवैज्ञानिक सुखवाद की, तो उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन मिल महोदय ने प्रमाण दिया है। ये क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति को ये पता है कि ये अंतिम सुख है और वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो हर हाल में यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और जब यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और इसको प्राप्त कर लेगा, तो इसमें जो उसको सुख की अनुभूति होगी वो कहलाएगा मनोवैज्ञानिक सुखवाद। समझ गए? जैसे आप अभी यहाँ पे हैं, आप लवासना चले गए, हो सकता है आपने कुछ बच्चों का गोल बस यहीं तक हो कि लवासना तक जाना है, वहाँ पे अच्छी सी एक कन्या को या एक अच्छे से वर को देखकर अपना विवाह कर लेना, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारनी है। कुछ लोगों का हो सकता है इसके बाद का भी एक ड्रीम हो कि लवासना के बाद आईएएस की पोस्ट के बाद देश की सेवा करने के बाद और भी सोसाइटी में कई रिफॉर्म लाने हैं। यानी कि उनका सुख काफ़ी लंबा है, बहुत दूर, और जब तक वो इसे प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक लवासना में भी खुशी नहीं मनाएंगे, कलेक्ट्री में भी खुशी नहीं मनाएंगे, और अपने जीवन में भी उतने खुश नहीं रहेंगे जब तक कि उस गोल को ना अचीव कर लें। जैसे आपने
एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखा होगा, परमाणु मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें क्या दिखाया कि जब तक उन्होंने अपने गोल को अचीव नहीं कर लिया तब तक वो कुछ और करते रहे, कभी कोचिंग पढ़ाने लगे, कभी कहीं चले गए, लेकिन अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को जब तक नहीं प्राप्त कर लिया तब तक उन्हें सुख नहीं मिला। इसी को मिल महोदय कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। इतनी बातें समझ गए। आगे चलकर वो इनकी नैतिक सुखवाद को तो स्वीकारते हैं, नैतिक सुखवाद हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इनका एक और कहना है कि जो सुख है ना वो एकमात्र स्वतः शुभ है, यानी कि सुख अपने आप में ही शुभ है, इसके अलावा और कुछ हमें शुभ होने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि बाकी जो कुछ भी शुभ है वो केवल और केवल शुभ के साधन के रूप में है। शुभ के साधन के रूप में मतलब ज्ञान होगा तो इसका साधन है सुख का, चरित्र जो है वो बस साधन है सुख का, अगर आपका सद्गुण है वो केवल साधन है इस शुभ का। क्लियर? यानी कि जब शुभ की हम बात करते हैं तो वह सुख के साधन के रूप में है, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर जो सुख है वो स्वयं में अपने आप में एक शुभ है। इसीलिए बोलते हैं कि वस्तु अपनी उतनी ही शुभ है जिस अनुपात में वो सुख उत्पन्न करे। सिंपल सी बात, ऐसे समझिए कि कोई भी वस्तु कितनी शुभ होगी जो उतना ही सुख प्रोवाइड करे। मान लीजिए आपने एक आंसर राइटिंग किया, एक आंसर राइटिंग में आपको 1 घंटे का मेहनत लगा, 1 घंटे की मेहनत करने के बाद आपने जब वो आंसर भेजा और चेक हो गया, चेक होने के बाद आपका आंसर अच्छा बताया गया, तो क्या 1 घंटे तक मन में वो खुशी रही? और अगर 1 घंटे तक मन में वो खुशी रही, वो उल्लास रहा, तो हम ये कहेंगे कि ये वास्तव में मनोवैज्ञानिक सुख है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए आगे चलकर मिल ने जो स्टेटमेंट है बेंथम साहब का कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख है, उसको प्रमाणित करने के लिए वो एक तर्क देते हैं। तर्क क्या देते हैं? वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सुख है वो उसके लिए शुभ है, अतः सामान्य जो सुख व्यक्तियों के समुच्चय के लिए शुभ है। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सुख है उसके लिए शुभ है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो जो सुख है वो शुभ है। सपोज कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने कोई एक काम कर रहा, आंसर राइटिंग कर रहा, तो ये उसके लिए एक शुभ है। सामान्य सुख व्यक्तियों के समुच्चय के लिए शुभ है, बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? एक तरीके से जो सुख है वो शुभ है, यानी कि आंसर राइटिंग। समझ गए? नहीं समझ पाएंगे। इसका देखो सिंपल से मतलब ये है, ऐसे आप समझिए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, थ्योरिकल चीज़ें होती हैं एक बार में आपको समझ में नहीं आती। कि मान लीजिए कई सारे व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति है, ठीक, इसके लिए जो सुख है वो है पढ़ना, ठीक है, इसके लिए जो सुख है वो है पढ़ना। नॉर्मल जो भी पर्सन है, कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए क्या सुख है? इन जैसे व्यक्तियों का पूरा ग्रुप, ठीक है, वो शुभ है। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि इसके लिए शौक है पढ़ना, इसके लिए शौक है पूरा का पूरा ग्रुप हमें पढ़ने वाला मिल गया। तो ये बात बताते हैं मिल साहब अपने स्टेटमेंट में। मिल आगे बोलते हैं कि सुखों में जो गुणात्मक भेद बेंथम ने नहीं माना उसे हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सुख में कुछ गुणात्मक गुण होते हैं, केवल हम मात्रात्मक अंतर से ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ उसका जो सुख है वो कितना हमें प्राप्त हुआ और कितना हमें नहीं प्राप्त हुआ। अतः हर एक व्यक्ति का मूल्यांकन जब हम गुण और मात्रा के अनुपात में करते हैं तो फिर हम सुख में ऐसा क्यों नहीं करते? ये कहना है किसका? बेंथम का, सॉरी मिल का। मिल का ये मानना है कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आप देखते हैं ना कि ये जो वस्तु मिल रही है इसकी क्वालिटी क्या है, ये जो वस्तु मिल रही है इसकी मात्रा क्या है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक साबुन होगा जो 100 रुपये के आसपास होगा, एक साबुन होगा जो 100 रुपये में आपको 4 पीस देगा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि इसका गुण कैसा है, इसकी मात्रा कैसी है। तो जब हम इसमें देखते हैं कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इसको परचेज करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्यों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये जो सुख हम लेने जा रहे हैं शराब का,
इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मात्रा भले ज़्यादा हो। जैसे आपको 500 रुपये में हो सकता है 5 बोतल शराब मिल जाए, यानी कि 5 लीटर आपको कहो शराब मिल जाए। मुझे नहीं पता कितने की मिलती कितने की नहीं मिलती, ना मैंने कभी पिया है और ना मैंने कभी ला के किसी को दी है, ठीक है। मान के चलते हैं 5 लीटर शराब मिल जाएगी। 5 लीटर ये शराब मिल गई। अब 500 रुपये में आपको आधा किलो काजू ही मिलेगा। काजू क्या है आपके लिए ज़्यादा पौष्टिक है, शराब क्या है कम पौष्टिक है। अब ये मत कहना कि सर कोविड-19 के टाइम पीरियड पे तो शराब ही बहुत अच्छी चीज़ है, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि जब आप हर चीज़ में मात्रा को देखते हैं तो यहाँ पर आप मात्रा को क्यों नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप केवल गुण को ही क्यों देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मात्रा और गुण दोनों को देखने की ज़रूरत है, ये कहना है जेम्स मिल का। और इसी के लिए वो आगे बोलते हैं कि जितने भी मानव होते हैं आपको पता होना चाहिए कि हर एक मानव पशु से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। उसमें सोचने की क्षमता होती है, उसे हर एक चीज़ का ज्ञान होता है कि ये सुख उसके लिए अच्छा है या ये सुख उसके लिए बुरा है, ये सुख उसके लिए निकृष्ट है या ये सुख उसके लिए उत्कृष्ट है। कोई व्यक्ति काम वासना में संलिप्त है तो हो सकता है उसके लिए वो तत्क्षणिक सुख हो, लेकिन कोई व्यक्ति अपने कार्य में संलिप्त है तो उसको ये सुख लगता है। ये उत्कृष्ट सुख है क्योंकि व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाएगा, ये निकृष्ट सुख है क्योंकि ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगा। समझ रहे, इस चीज को ये बताते हैं मिल महोदय। और इनका एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है जिसपे ए से पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, और कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति तीव्र शारीरिक सुख की तुलना में कम तीव्र बौद्धिक सुख को अधिक उत्कृष्ट मानता है। यानी कि कई बार क्या होता है ना कि अधिक तीव्र जो शारीरिक सुख होता है, कुछ लोग होते हैं कि ये हमें तुरंत मिल जाए। जैसे काम वासना या कामुकता में संलिप्त लोगों को क्या है कि उनको अधिक तीव्र सुख की ज़रूरत होती है, उन्हें तुरंत चाहिए सुख। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसके उनका चरित्र का पतन हो जाएगा, इससे उन समाज में नैतिकता का क्षरण हो जाएगा, वो ये नहीं देखते हैं। तो ये इस चीज को मिलने अवॉइड किया। मिलने कहा है कि इस अधिक तीव्र सुख की अपेक्षा हमें कम बौद्धिक तीव्र सुख की जरूरत है, यानी कि जिसमें ज़्यादा सुख भले ही ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो समाज के लिए नैतिक तो हो। इसीलिए उनका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन आपको आज समझ में आ जाएगा। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक संतुष्ट सुअर, उन्हीं का वर्ड है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है। इसका क्या मतलब हुआ, संतुष्ट सुअर, सुअर क्या करता है, सुअर कुछ भी खाता है ना, पोटी खा ली, कुछ भी खा लिया, कुछ भी, मतलब उसको पता ही नहीं है कि अच्छा है बुरा है। सब कुछ खाने के बाद वो फिर मस्त होकर सो जाता है। यानी कि बुरी बुरी आदतें, बुरे बुरे कामों में संलग्न होने के बाद अगर आप सो रहे हो तो आप उतने अच्छे व्यक्ति नहीं हो। कौन अच्छा व्यक्ति है, जो व्यक्ति अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अभी अपनी तैयारी कर रहा है, अपने लक्ष्य की ओर रोज नित्य भाग रहा है, उस व्यक्ति को मिलने श्रेष्ठ माना। मिलने कहा है कि कोई संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा मुझे असंतुष्ट सुकरात पसंद है। संतुष्ट मूर्ख का मतलब कुछ बच्चे होते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, सोचे उनको मॉडर्न इंडिया आ गई। कुछ बच्चे हैं जो स्पेक्ट्रम के अलावा न जाने कितनी बुक पढ़ रहे हैं, अभी भी लगता है कि मॉडर्न इंडिया नहीं आ रही। तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं अपेक्षाकृत इनके, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं आता। अब इशिता बनर्जी से क्वेश्चन आता है, और इशिता बनर्जी भी पूरी परमानेंट नहीं है। कई बार चंपकम लक्ष्मी से क्वेश्चन आता है, कई बार सव्यसाची भट्टाचार्य से क्वेश्चन आता है, कई बार आपका मॉडर्न इंडिया में BL ग्रोवर से क्वेश्चन आता है, कई बार सुभाष कश्यप से क्वेश्चन आता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि केवल और केवल स्पेक्ट्रम ठीक है और उसी पे हम संतुष्टि बना के अपने आप को श्रेष्ठ समझ लें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये कहते हैं। जब आगे चलकर इनसे पूछा गया कि ठीक है भाई साहब, आपने ये कहा कि गुणात्मक भेद को भी व्यक्ति को मानना चाहिए और मात्रात्मक भेद को भी मानना चाहिए, तो आप हमें ये बताइए कि इस गुणात्मक भेद को चेक करने के लिए हम ये कैसे बता पाएंगे कि कौन सा सुख श्रेष्ठ है और कौन सा सुख श्रेष्ठ नहीं है। तो इसके उत्तर में बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में
निकृष्ट से उत्कृष्ट सुखों तक व्यापक अनुभव किया, यानी कि जिन्होंने शराब से लेके शराब से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और शराफत की ज़िंदगी जीने लगे। ऐसी लाइनें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, शराब से शराफत तक, शराब की ज़िंदगी शुरुआत करके शराफत की ज़िंदगी में जीने लगे, उनका जो अनुभव होगा वो वास्तव में निर्णायक हो सकता है। वो जो निर्णय देंगे वो वास्तव में बता देगा कि कौन सा सुख श्रेष्ठ है, कौन सा सुख श्रेष्ठ नहीं है। और ऐसे विश्वास या ऐसे योग्य और अनुभवी जो निर्णायक होंगे वो हमेशा बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से अधिक महत्व देंगे। यानी कि ये लोग जो होंगे ना, ये हमेशा यही कहेंगे कि शारीरिक सुख ना ये ज़रूरी नहीं होता है। मैंने भी बचपन में बहुत दारू पी थी, मैंने भी बचपन में सारे बुरे ऐप किए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने बारे में, ये मत सोचना मैंने दारू पी थी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो व्यक्ति जिसकी बात मिल कर रहे हैं, ठीक है। मिल महोदय कह रहे कि वो व्यक्ति जो शराब से शराफत तक आया है वो बताएगा आपको कि मैंने भी बचपन में शराब पी थी, मैंने भी ऐसे गलत कृत्य किए थे, अतः तुम मत ये करना। यानी कि वो क्या कहेगा, वो शरीर को सुख देने की, कोई रेपिस्ट है, अब उसको फांसी की सजा होनी, क्या वो ये कहेगा कि भाई तुम भी रेप करना? बिल्कुल नहीं कहेगा। वो कहेगा पागल है क्या, मत करना, मैंने तो गलती से कर लिया, तू पढ़ाई लिखाई कर, पढ़ाई लिखाई करके तू अच्छा इंसान बनना, लड़कियों की इज्जत करना, महिलाओं का सम्मान करना, है ना। तो वो जो बात कहेगा किसकी कहेगा, बौद्धिकता की कहेगा, ठीक है। अब प्रश्न आया मिल महोदय के भी दिमाग में वही जो बेंथम के आया था, क्या कि ठीक है हमने सुख की बात तो कर ली, लेकिन इन सुख के बारे में हम ये बताएंगे कैसे कि जो आचरण है वो सही है या गलत है, या वो व्यक्ति, क्योंकि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति कैसे डिसाइड कर पाएंगे व्यक्ति समाज के हित में काम करेगा नहीं हित में काम करेगा। तो ये बोलते हैं कि देखो भाई साहब, व्यक्ति को अच्छा आचरण करने के लिए 4 नैतिक जो बल बेंथम महोदय ने बताए थे वो ही केवल जरूरी नहीं है, एक और बल चाहिए जो व्यक्ति को नैतिक आचरण को बेहतरीन बनाने के लिए काम करता है, और वो बल है आंतरिक दबाव। यानी कि व्यक्ति की अंदर की प्रेरणा उसे समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि उसका इंटरनल जो सैंक्शन है वो उसे बताता है कि आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो आप इसलिए आईएएस नहीं बन रहे कि समाज का दबाव है, समाज तो कह रहा है शादी कर लो, लेकिन आपका आंतरिक प्रेशर, आंतरिक दबाव कह रहा है जब तक पढ़ाई कर नहीं लेते, जब तक लवासना चले नहीं जाते, तब तक मेरे लिए हर एक चीज़ हमने त्याग दी। नहीं कहा जाता काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना। तो इसमें क्या, इसमें सुख कहाँ है, विद्यार्थी की लाइफ में सुख ही नहीं है। तो ये बातें आप समझ गए। अब दिमाग में आता है कि आखिरकार ये आंतरिक प्रेरणा आएगी कहाँ पे व्यक्ति में। जब इनसे पूछा गया कि व्यक्ति के अंदर ये आंतरिक प्रेरणा आएगी कहाँ से, तो ये कहते कि देखो आंतरिक प्रेरणा जो होती ना वो व्यक्ति में मूल रूप से तो होती है, लेकिन कई बार वो समाज से भी सीखता है। ये बात अलग है कि कई बार हो सकता है उसके मूल रूप से ना हो, लेकिन अपने अनुभवों से सीखता है। और ये निश्चित है कि हर व्यक्ति में होती है, अपवाद है जो किसी व्यक्ति में ना हो। जैसे छोटी सी बात है, आप कभी भी आप सोचना कि एक काम करते हैं, श्री आईएएस एकेडमी को ना कुछ ऊट पटांग लिख कर भेजते हैं, अपने अंदर से मन कहेगा नहीं करना है। क्यों कह रहा है कि नहीं करना है, क्योंकि देख रहे हो ना 280 बच्चे ग्रुप में, अगर कुछ भी भेजा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा गलत आरोप लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। कौन रोक रहा, आंतरिक दबाव। क्या समाज को पता है श्री आईएएस एकेडमी कोई एकेडमी है? नहीं पता है। क्या भगवान को पता है? नहीं पता है। क्या प्राकृतिक दबाव को पता है? नहीं पता है। क्या किसी नेताजी ने फोन किया था? नहीं भाई। कौन रोक रहा आपको? आंतरिक दबाव कि नहीं ऐसा कुछ हम बोलेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए नहीं बोलना है। समझ रहे? इसी चीज को इन्होंने कहा है कि आंतरिक दबाव वास्तव में व्यक्ति को इस चीज के लिए प्रेरित करती है, और इसी आंतरिक दबाव के कारण आज हमारा समाज का ताना बाना बना हुआ है। मतलब कि आज अगर समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं
जिसमें किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का द्वेष, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी के कहने पे, खुद से डोनेशन करने लगते हैं, कोविड-19 के पेंडेमिक की मदद करते हैं, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके अंदर एक आंतरिक दबाव है जो उन्हें प्रेशराइज करता है कि वो डोनेशन दें। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए लास्ट में इन्हीं का एक कॉन्सेप्ट और है जो बेंथम का था, न्याय का। इन्होंने भी बेंथम के उस कॉन्सेप्ट को माना है कि अधिकतम व्यक्तियों के सुख की जब हम गणना करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को हमें बराबर मानना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अमीर अमीर है तो उसका सुख अलग होगा, गरीब गरीब है उसका सुख अलग होगा। हमें सबको इक्वली मानना चाहिए, जबकि आपको पता होना चाहिए कि अमीर का सुख अलग होता है, गरीब का सुख अलग होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो इस तरीके से हमारा मिल का उपयोगितावाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बचता है कि मिल के इस उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है। मतलब इन्होंने जो ये इतने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो कॉन्सेप्ट किस हद तक प्रासंगिक हैं। तो सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने जिन योग्य निर्णायकों का सिद्धांत दिया, मतलब अभी हमने पढ़ा था ना कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में निकृष्ट से उत्कृष्ट की ओर गए हैं तो वो योग्य व्यक्ति बताएंगे अपने अनुभव से कि बौद्धिक सुख कैसे शारीरिक सुखों से अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ऐसा है ही नहीं कि योग्य जो निर्णय वाले दें उनका हर एक विकल्प बिल्कुल और बिल्कुल वस्तुनिष्ठ हो, यानी कि उन्होंने जो कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सबके सब तो नहीं कह सकते ना। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, यानी कि ये आत्मनिष्ठ है, हर व्यक्ति का अपना अनुभव है। हर एक चोर दूसरे चोर को इस बात के लिए इंस्पायर थोड़ा ना करेगा कि तुम चोरी मत करना। अगर ऐसा हो जाता तो समाज ना जाने कब कब बदल जाता। हर व्यक्ति के अपने अंदर की मनोवृत्ति है, उसके अपने अंदर की भावना है, अर्थात ये जो डिसीजन, ये जो सिद्धांत है ये आत्मनिष्ठ है। और इसमें हम किसी समाज में अगर ऐसा हम देखेंगे तो नैतिक मूल्य कभी स्थिर ही नहीं रह सकते। अगर हम ये सोचें कि आज जिस व्यक्ति की नज़र में ये चीज़ श्रेष्ठ नहीं है कल उसकी नज़र में श्रेष्ठ हो जाएगी, तो नैतिक जो हमारे प्रतिमान है समाज के वो समाप्त हो जाएंगे। भाई समाज में नैतिकता है कि चोरी करना पूरी तरह से पाप है, लेकिन इसने कई कंडीशन के साथ बता दी कि मैंने चोरी इसलिए की थी क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो ये एक दिक्कत है। दूसरी बात आती है कि जब सुखों के समता मूलक वितरण की बात की जाती है, चाहे बेंथम हो चाहे मिल हो, तो इसकी भी आलोचना होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि ये सम वितरण हम कैसे लागू करेंगे, या ये समता मूलक जो कॉन्सेप्ट है कैसे आएगा। कहने का मतलब कि जैसे 98% लोगों की इच्छा होती है कि उनको पटाखे फोड़ने ही फोड़ने, 2% बेचारे उनको चिंता होती है एनवायरनमेंट की। तो हम कैसे इनमें बराबरी ला सकते हैं कि 98% या 2% ये सबके सब इसमें इक्वल हो जाएं? कभी नहीं हो सकते। 98% अमीरों को लगता है पटाखा फोड़ना अच्छी बात है, 2% गरीबों को लगता है नहीं अच्छी बात है। तो हम इनको इक्वली नहीं मान सकते कि सबका सुख एक ही जैसा है। यानी कि बेंथम का जो न्याय का सिद्धांत है वो गलत है, मिल का जो न्याय का सिद्धांत है वो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पढ़ना होता है। अब आपको लग रहा होगा सर इस पूरी क्लास को पढ़ने के बाद मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं। मिला बस आपको यही कि हाँ उपयोगितावाद का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं समाज के लिए हिसाब से हमें करनी होती हैं, व्यक्तिगत सुख की हमें अभिलाषा को त्याग देना होता है, अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात करनी होती है, कुछ ऐसी नैतिक प्रतिमान हैं जो हमारे अंदर होते हैं, कुछ ऐसे नैतिक दबाव हैं जो हमें प्रेशराइज करते हैं और उन्हीं से व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण की ओर बढ़ता है। हमें गलत कृत्यों की ओर संलग्न नहीं होना है, हमें निकृष्ट कृत्यों की ओर संलग्न नहीं होना है, हमें क्षणिक सुखों के लिए दीर्घकालिक सुखों को नहीं त्यागना है। ये सारी शिक्षाएं हमें इस टॉपिक से मिलती हैं। बाकी आपने जब ये पूरा टॉपिक पढ़ा, अब आपको इसमें थिंकिंग करनी है। बाकी आपको ये और बेहतरीन तब समझ में आएगा जब आप हमारे साथ केस स्टडी कर रहे होंगे, और वहाँ पे हम आपको डिटेल में जब पढ़ाएंगे कि इस केस स्टडी में ये उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट आएगा, इस केस स्टडी में ये गुणात्मक सुख की बात आएगी, यहाँ पे मात्रात्मक सुख की बात आएगी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि
कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी यानी कि क्या है, समझौतावादी जो सिद्धांत है हॉब्स का, उसके बारे में आपको बताएंगे। हालांकि 3 लोग हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में केवल हॉब्स को बताएंगे और ये बताएंगे कि उनका जो समझौतावादी सिद्धांत है वो कैसा है, किस तरीके से वो स्टेट के ओरिजिन की बात करते हैं। और जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप ये मान कर चलना कि जब आप हमारे साथ इनलाइटमेंट पढ़ेंगे, प्रबोधन, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करा रहे हैं वो प्रबोधन से ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और इसकी PDF आपको हमने प्रोवाइड करा दी है, उसका नोट्स जरूर बनाइए।